हेलो फ्रेंड्स, हम लोग आज घटना चक्र को डिस्कस करेंगे। इसमें हम यूरोपीय भारत कंपनियों के आगमन, मराठा, ये सब देखने वाले हैं। एक एक करके हम रोज़ वीडियो लाएंगे। पूरा घटना चक्र को हम लोग डिस्कस करेंगे। आप लोग इसको सारे ग्रुप वगैरह में फ्रेंड्स से शेयर कर दें ताकि ये सब लोग के पास पहुंच जाए। तो हम लोग शुरू करते हैं। आधुनिक भारत से फिर हम उसके बाद मेडाइवल भी लेके आएंगे और एंशिएंट भी लेके आएंगे। तो आज पहले हम आधुनिक भारत से शुरू कर। आप लोग देखिए, उसके बाद अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कैसा लगेगा, कैसा लगा। ठीक है, चलते हैं, शुरू करते हैं। यूरोपीय कंपनियों का आगमन। वास्को डी गामा गुजराती पथ प्रदर्शक अहमद इन मजीद की सहायता से भारत के पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह कालीकट पर 20 मई 1498 को पहुंचा। उसने पहुंचकर भारत के नए समुद्री मार्ग की खोज की। कालीकट के तत्कालिक शासक जमोरियन ने वास्को डी गामा का स्वागत किया। वास्को डी गामा ने भारत आगमन से पुर्तगालियों एवं भारत के मध्य व्यापार के क्षेत्र में एक नए युग का शुभारंभ हुआ। वास्को डी गामा ने काली मिर्च के व्यापार से 60 गुना अधिक मुनाफा कमाया, जिससे अन्य पुर्तगाली भारतीयों को भी प्रोत्साहन मिली। 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को द अल्मीडा भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बना। व्यापारिक हितों के परिप्रेक्ष्य में हिंद महासागर में प्रभुत्व स्थापित करने के लिए अल्मीडा ने ब्लू वाटर पॉलिसी चलाई। अल्मीडा ही था जिसने ब्लू वाटर पॉलिसी अर्थात नीला जल की नीति शुरू किया। अल्मीडा के बाद फ्रांसीसी द अल्बुकर्क 1509 ईस्वी में गवर्नर बनकर आया। उसने 1510 में बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा छीनकर अपने अधिकार में कर लिया। इससे भारत में पुर्तगीज शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। किसको? यूसुफ आदिल शाह को वास्तविक संस्थापक माना जाता है। अल्बुकर्क ने 1511 ईस्वी में दक्षिण पूर्वी एशिया के मंडी मलक्का एवं 1515 ईस्वी में फारस की खाड़ी में मुहाने पर स्थित हरमुज पर अधिकार कर लिया। हरमुज स्टेट जो है उस पर अधिकार कर लिया था। अल्बुकर्क के बाद प्रमुख गवर्नरों में से नीनो डी कुन्हा था। यह 1529 ईस्वी से 1538 ईस्वी तक गवर्नर रहा। पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा भारत के मार्ग से स्पेनी यात्री कोलंबस ने अमेरिका की, ब्रिटेन के कैप्टन कुक क्या किए हैं, ऑस्ट्रेलिया की तथा हॉलैंड के तस्मान ने वान डीमान लैंड, तस्मानिया तथा न्यूजीलैंड की खोज की। ठीक है, पुर्तगालियों के भारत में प्रथम दुर्ग कहाँ था? पुर्तगालियों के प्रथम दुर्ग का निर्माण फ्रांसिसो द अल्बुकर्क, लेकिन उसमें वो गवर्नर नहीं था, 1503 में कोचीन में किया। ठीक है, अब अज्जी द्वीप एवं कन्नौर में पुर्तगाली दुर्गों का निर्माण फ्रांसिस्को द अल्मीडा ने किया। कहाँ? अज्जी द्वीप और कन्नौर में। ठीक है, 1505 में कराया। मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले पुर्तगाली थे। ठीक, भारत मध्यकाल जो है, ये मध्यकाल में सबसे पहले जो भारत से व्यापार संबंध स्थापित किया वो पुर्तगाली थे, उसके बाद ही कोई आया था। भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों के आगमन का क्रम है, जैसे कि सबसे पहले पुर्तगाल के लोग आए,
फिर डच आए, फिर अंग्रेज आए, फिर डेन आए, फिर फ्रांसीसी आए। इस हिसाब से सबसे पहले पुर्तगीज आए, उसके बाद सबसे लास्ट में फ्रांसीसी आई। भारत में पुर्तगाली सबसे पहले 1498 ईस्वी में आए तथा सबसे अंत में 1961 में वापस गया। 1961 में गोवा का पुर्तगाली गवर्नर मैनुअल एंटोनियो बसालो ए सिल्वा 1958 से 1961 तक था। ठीक है। भारत का स्वतंत्रता प्राप्ति के दौरान गोवा का गवर्नर जनरल जोसे फेरेइरा बोसा था। यूरोपीय शक्तियों में सर्वप्रथम पुर्तगाली व्यापारियों ने भारत में समुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किया। ठीक, समुद्री व्यापारियों में भी सबसे पहले कौन? पुर्तगालियों ने ही शुरू किया था। पुर्तगालियों ने 1503 में कोचीन में पहली फैक्ट्री बैठाई तथा 1505 ईस्वी में कन्नूर में अपनी दूसरी फैक्ट्री स्थापित की। 1505 में दूसरी फैक्ट्री कन्नूर में। 1534 में पुर्तगालियों ने बंगाल के गवर्नर गयासुद्दीन मोहम्मद शाह से सतगांव और चटगांव, ये दोनों कहाँ हैं? बंगाल में अपनी फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति प्राप्त कर ली। पुर्तगालियों द्वारा हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए अड्डे के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। अब समुद्री लूटपाट जो होता था उसमें पुर्तगालियों ने हुगली नदी में अपना एक अड्डा इस्तेमाल करता था। 1632 में मुगल बादशाह शाहजहां ने हुगली में पुर्तगाली बस्तियों को पूरी तरह से नष्ट कर दिया और 1000 से अधिक पुर्तगाली निवासियों को बंदी बना लिया था। कासिम बाजार की फैक्ट्री के प्रमुख जॉब चारनॉक ने अंग्रेजों के व्यापार केंद्र के लिए हुगली के स्थान पर सूती नाता अथवा सुतनौती को चुना। अब सूती नाता अभी सब लोग कहते हैं। जॉब चारनॉक कौन है? कलकत्ता के संस्थापक, इसी को माना जाता है जॉब चारनॉक को। ठीक है। कोची 1814 ईस्वी में ब्रिटिश उपनिवेश के तहत शामिल हुआ। 1599 ईस्वी में इंग्लैंड में एक मर्चेंट, अब देखिए ये याद रखना है, मर्चेंट एडवेंचर्स नामक दल ने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी अथवा द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रस्टी इन टू द ईस्ट इंडीज़ की स्थापना की। यह कंपनी का नाम था। फिर दिसंबर 1600 में ब्रिटिश की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने इसे पूर्व के साथ व्यापार हेतु 15 वर्षों के लिए अधिकार पत्र प्रदान किया था। इस दौरान भारत का बादशाह कौन था? अकबर था। लिवेंट कंपनी को 1593 में स्थल मार्ग से भारत में व्यापार करने का अधिकार प्राप्त हुआ था। अधिकार प्राप्त हुआ। जहांगीर के शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सर्वप्रथम 1611 में मसूलीपट्टम अथवा मछलीपट्टम में क्या किया था? मछलीपट्टम में एक अस्थायी कारखाना स्थापित किया था। ठीक ना? क्या किया था? अस्थायी कारखाना। फिर 1613 में सूरत में स्थापित कारखाना प्रथम अस्थायी कारखाना है। देखिए, अगर पूछे पहला अस्थायी कारखाना तो 1611 में मसूलीपट्टम में, लेकिन अगर पूछे कि अस्थाई या फिर पूछे कि अंग्रेजों का पहला कारखाना तो 1613 में सूरत में स्थापित किया गया था। ठीक है। सूरत में डचों द्वारा फैक्ट्री 1616 ईस्वी में, फ्रांसीसियों द्वारा 1668 ईस्वी में स्थापित की गई थी। थॉमस बेस्ट नामक अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया था। फिर 1661 ईस्वी में इंग्लैंड के सम्राट चार्ल्स द्वितीय के विवाह पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन से होने पर चार्ल्स को बम्बई उपहार के रूप में दे दिया। ठीक है, जिससे उन्होंने
1668 ईस्वी में 10 पाउंड वार्षिक किराए पर वार्षिक ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया था। बम्बई के अंग्रेज गवर्नर जॉन चाइल्ड ने 1688 ईस्वी में बम्बई और पश्चिमी समुद्री तट के मुगल बंदरगाहों का घेरा डाला तथा मक्का जाने वाले हज यात्रियों को बंदी बनाने का प्रयास किया। फलस्वरूप इसे औरंगजेब ने भारत से निष्कासित करने का आदेश दे दिया था। कर्नाटक का प्रथम युद्ध 1746 से 48 ऑस्ट्रिया के अधिकार या उत्तराधिकार युद्ध, जो कि 1740 ईस्वी में आरंभ हुआ था, का विस्तार मात्र था। गृह सरकारों की आज्ञा के विरुद्ध दोनों दलों अंग्रेज एवं फ्रांसीसी में 1746 ईस्वी में युद्ध आरंभ हो गया। अंग्रेज कैप्टन वर्नेट के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना द्वारा कुछ फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिकार कर लेना युद्ध का तात्कालिक कारण था। अगर पूछे कि कर्नाटक का प्रथम युद्ध जो है उसका तात्कालिक कारण क्या था, तो फ्रांसीसी के जहाज़ों पर अधिकार कर लेना था। लेकिन जो कर्नाटक का प्रथम युद्ध है, ठीक है ना, जो कर्नाटक का प्रथम युद्ध है वो ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के युद्ध का ही सिर्फ क्या है, विस्तार है। ठीक, गृह सरकारों की आज्ञा के विरुद्ध दोनों दलों ने, ठीक है। प्रथम कर्नाटक युद्ध के समय कर्नाटक के नवाब कौन था? अनवरुद्दीन ने महफूज खां के नेतृत्व में 10,000 की भारतीय सेना को फ्रांसीसियों पर आक्रमण करने की आज्ञा दी थी। और कैप्टन पैराडाइज के नेतृत्व में फ्रांसीसी सेना ने अडयार नदी पर स्थित सेट थॉमे नामक स्थान पर नवाब की सेना को पराजित किया। यूरोप में युद्ध बंद होते ही कर्नाटक का प्रथम युद्ध समाप्त हो गया। एक्स-ला-शापेल की संधि, ये पहला कर्नाटक युद्ध की जो था वो इसी संधि के साथ समाप्त हुआ था। 1748 ईस्वी में ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध समाप्त हो गया तथा मद्रास अंग्रेजों को पुनः प्राप्त हो गया। ठीक है। डुप्ले ने पहली बार में हथकंडे प्रयोग किए जो भारत को जीतने के लिए अंग्रेजों के मार्गदर्शक बने। यह डुप्ले ही था जिसने पहली बार यूरोपीय सेना को भारतीय राजदरबारों में भारतीय व्यय पर नियुक्त करवाया था, जिसने पहली बार यूरोपीय हितों के लिए भारतीय राजनीतिक में हस्तक्षेप किया तथा भारत में यूरोपीय साम्राज्य की नींव रखी। लुई 14वें के मंत्री कॉलवर्ट द्वारा 1664 ईस्वी में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, जिससे कंपनी 10 इंदेस ओरिएंटलेस कहा गया। फ्रांसीसी कंपनी का निर्माण राज्य द्वारा हुआ, तो राज्य की इसकी सारा खर्च देता था। 1667 ईस्वी में फ्रांसीसी कैरे के नेतृत्व में एक अभियान दल भारत के लिए रवाना हुआ, जिसने 1668 ईस्वी में सूरत में अपने पहले व्यापारिक कारखाने की स्थापना की। मैकोरा गोलकुंडा के सुल्तान से एक अधिकार प्राप्त हुआ। 1669 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में दूसरी फ्रांसीसी कोठी स्थापित हुई 1669 में। ठीक ना, पहला 1668 में और दूसरा 1669 में मसूलीपट्टनम में दूसरी फ्रांसीसी कोठी स्थापित। डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री की स्थापना मसूलीपट्टनम में। डच पहला फैक्ट्री कहाँ? मसूलीपट्टनम में। डचों की बंगाल में पहली कंपनी पिपली में, डच अपना पहला पिपली 1627 ईस्वी में स्थापित हुई। इसके कुछ ही दिनों बाद डच से बालसोर चले आए, परंतु बंगाल में डचों का व्यापार सही ढंग से 1653 ईस्वी में शुरू हुआ, जब उन्होंने चिनसूरा में अपनी कंपनी स्थापित की। चिनसूरा के डच किले को गुस्तावुस फोर्ट के नाम से जानते थे। चिनसूरा के किला को डच किस नाम से जानते थे? गुस्तावुस फोर्ट के नाम से जानते थे। यूरोप वासियों को
सर्वोत्तम सोरा और अफीम बिहार से प्राप्त होता था। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम बिहार से प्राप्त होता था। अंग्रेजी शासन काल में बिहार अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था। अंग्रेजों के काल में सबसे ज़्यादा अफीम का उत्पादन बिहार में होता था। भारत में यूरोपीय शक्तियों के आगमन का क्रम इस प्रकार है। किस प्रकार है भाई, देख लेते हैं अभी। सबसे पहले पुर्तगाली कंपनी आई जिसका नाम एस्तादो द इंडिया था 1498 में। फिर बेरिंग दे ओस्ट इंडीसे कंपनी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी आई 1602 में। फिर द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज़, ये ईस्ट इंडिया कंपनी था जो 1600 ईस्वी में तो इसका हुआ था गठन, लेकिन ये आया था कब, जहांगीर के दरबार में 1608 में, याद है। लेकिन उससे व्यापार करने की अनुमति नहीं मिलती है स्टार्टिंग में। फिर ड्रेन ईस्ट इंडिया कंपनी आई कब, 1616 में। और फिर कंपनी देश ये ओरिएंटलेस 1664 में आया, जो कि सबसे अंतिम कंपनी थी। ठीक है, अब ये तो इतना ये थ्योरिक था। अब प्रश्न कोश देखते हैं। ठीक है, और इस तरह से पहला प्रश्न है कि वास्को डी गामा काली कट पर किस वर्ष में आया। तो सबको पता है 1498 में भी हम देखे थे। 1498 में वास्को डी गामा आया था कालीकट के बंदरगाह पर, जिसका स्वागत जमोरियन नामक वहाँ का राजा ने किया था। ठीक है, अब मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत में स्थापित करे पुर्तगीज, अभी पहले ही बता चुके हैं कि वास्को डी गामा पश्चिम भारत में पश्चिमी तट पर स्थित कालीकट बंदरगाह को 20 मई 1498 पहुंचा। वहां पहुंचकर समुद्री मार्ग की खोज किया। तत्कालिक शासक वहां जमोरियन था जिसने वास्को डी गामा का स्वागत किया। पुर्तगाली व्यापारियों ने भारत में कालीकट, गोवा, दमन, दीव, हुगली बंदरगाहों पर अपनी व्यापारिक कोठी स्थापना की। 1505 में फ्रांसिस्को द अल्मीडा भारत के प्रथम पुर्तगाली वायसराय एवं गवर्नर बनकर आया था। ठीक है, और एक था अल्मीडा जिसने ब्लू वाटर पॉलिसी अर्थात नीला जल नीति का प्रतिपादन किया था। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन नीला जल ब्लू वाटर पुरुष अभिपति अल्मीडा था। मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध कौन किया था। सबसे पहले पुर्तगीज। वास्को डी गामा भारत कब आया था, 1498 में। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय कौन था, अल्मीडा, जिसने ब्लू वाटर पॉलिसी चलाई थी। निम्नलिखित में से किसने वास्को डी गामा का कालीकट में स्वागत किया था। जमोरियन, अभी देखे थे, वहाँ का राजा था जमोरियन। अब सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। ठीक है, तो देखिए वास्को डी गामा कहाँ का था, पुर्तगाल का था। क्रिस्टोफर कोलंबस स्पेन का था। और कैप्टन कुक कहाँ का था, ग्रेट ब्रिटेन का। और तस्मान कहाँ था, हॉलैंड का। देखिए वास्को डी गामा पुर्तगाल का था, खोज किया था भारत के समुद्री मार्ग का। कोलंबस अमेरिका का। और कैप्टन कुक कहाँ का, ऑस्ट्रेलिया का। और तस्मान जो है न्यूजीलैंड का खोज किया था। ठीक, आगे चलते हैं, ये भी वही सब है। वास्को डी गामा भारत के मार्ग का खोज किया स्पेनी यात्री कोलंबस, अमेरिका का खोज कैप्टन कुक ने ऑस्ट्रेलिया की, तथा हॉलैंड ने तस्मानिया तथा न्यूजीलैंड का खोज किया था। अब भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था। पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था, तो हम कहते हैं अल्बुकर्क को। देखिए भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक अल्बुकर्क 1509 से 15 तक रहा था। इसने भारत में एक प्रादेशिक शक्ति के रूप में पुर्तगाली राज्य की स्थापना की। 15 फरवरी 1510 में बीजापुर के आदिल शाही सुल्तान से गोवा को जीता। अल्बुकर्क ही पहली महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। गोवा की विजय ने दक्षिण पश्चिमी समुद्री तट पर पुर्तगाली नौसैनिक प्रभुत्व पर मुहर लगा दी। इसके साथ ही भारत में क्षेत्रीय पुर्तगाली राज्य की स्थापना हुई। अब अल्बुकर्क ने भारत में जनसंख्या वृद्धि के लिए क्या किया था, भारतीय महिलाओं से विवाह का प्रोत्साहित किया था।
वो जितने भी पुर्तगाली थे सबको भारतीय महिला से शादी करने के लिए प्रोत्साहित किया था। देखिए, भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो पुर्तगालियों ने 1499 में गोवा पर कब्जा किया था, नहीं, यही पहला गलत है। 1498 में तो पुर्तगाली आए ही थे, है ना, तो कब्जा कैसे करेंगे? अंग्रेज में पहला कारखाना भारत के मसूलीपट्टनम में, सही बात है। पूर्वी भारत में अंग्रेजी कंपनी 1633 में उड़ीसा में पहला कारखाना लगा, ये भी सही है। और डुप्ले के नेतृत्व में 1764 में मद्रास पर कब्जा किया था, ये भी सही है। अगला प्रश्न है, पुर्तगाली ने भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम दुर्ग का निर्माण करवाया था? तो सबसे पहले कोचीन में करवाया था। पुर्तगालियों ने प्रथम दुर्ग भारत के, अच्छा, उसको यूरोप का भी प्रथम दुर्ग कह सकते हैं, जिसको फ्रांसिस्को द अल्मीडा ने करवाया था, लेकिन वो उस समय गवर्नर नहीं था। 1503 ईस्वी में कोचीन में करवाया था। ठीक, और किन यूरोपियों ने भारत में प्रथमतः समुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किए? तो सबसे पहले समुद्री व्यापारिक केंद्र पुर्तगाल ने शुरू किया था, पढ़ चुके हैं ऊपर। समुद्री व्यापारिक केंद्र स्थापित करने वाला सर्वप्रथम पुर्तगाली व्यापारी था। पुर्तगाली वायसराय फ्रांसिस्को द अल्मीडा 1509 ईस्वी में द्वीप पर अधिकार कर लिया। द्वीप पर अधिकार के साथ ही पुर्तगाली हिंद महासागर में सबसे अधिक शक्तिशाली हो गए। पुर्तगालियों ने हिंद महासागर से होने वाले व्यापार पर एकाधिकार स्थापित किया था। वहाँ से गुजरने वाले सभी जहाज़ों से कर वसूल करते थे। बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई वह कौन थी? बंगाल में, ये हुगली में किया था। वहाँ से लूटपाट भी मचाता था ये लोग। देखिए, पुर्तगाली गवर्नर नीनो डी कुन्हा ने मद्रास के निकट सेंथोमी और बंगाल में हुगली में पुर्तगाली बस्तियां स्थापित कर भारत के पूर्वी समुद्र तट की ओर पुर्तगाली वाणिज्य का विस्तार किया। फिर 1534 ईस्वी में पुर्तगालियों ने बंगाल के शासक गयासुद्दीन मुहम्मद शाह से सतगांव और चटगांव में अपनी फैक्ट्रियां स्थापित करने की अनुमति प्राप्त कर ली। इसके बाद संपूर्ण बंगाल में अनेक पुर्तगाली बस्तियां की स्थापना की गई। चटगांव, जिसे पुर्तगाली महान बंदरगाह के रूप में अभिहित करते थे, उनके द्वार पर प्रयुक्त किया जाता रहा, किंतु 16वीं सदी में सतगांव के पतन हो गया और उसका स्थान हुगली ने ले लिया। सिनूर में डचों ने गुस्तावुस किले का निर्माण करवाया था। श्री राम डेनिस का प्रमुख केंद्र था। अब देखिए, इसमें से कौन सही है? पांडिचेरी पर कब्जा करने वाले पहले यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थे, तो ये सही बात है। पांडिचेरी पर सबसे पहले पुर्तगालियों ने किया था, उसके बाद फ्रांसीसियों ने किया था। पांडिचेरी पर कब्जा करने वाले दूसरे, पहला ही सही है, बाकी सब पहला सही है, बाकी सब गलत है। देखिए, इसका डिटेल देखते हैं। पांडिचेरी में सर्वप्रथम पुर्तगालियों ने अपना उपनिवेश स्थापित किया था। पांडिचेरी में इसके बाद डेंस, फिर डच अपना व्यापारिक कोठियाँ स्थापित की, जिसके बाद 1673 ईस्वी में फ्रांसीसियों ने यहाँ अपनी बस्ती स्थापित की। अंग्रेजों ने भी पांडिचेरी पर 1793 ईस्वी में कब्जा कर लिया और फिर 1814 ईस्वी में हुई पेरिस की संधि के तहत इसे फ्रांस को सौंप दिया। इस प्रकार केवल कथन एक सही है। हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था? तो पुर्तगालियों ने बनाया था हुगली को समुद्री लूटपाट के लिए। बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था? ये पुर्तगाली करता था।
निम्नलिखित में से कौन कलकत्ता का संस्थापक था? जॉर्ज चार्नोक। सुल्तानाती से बनाया था कलकत्ता, लेकिन बहुत सारा लोग जो है ना इसे कलकत्ता बोलता है, कलकत्ता बहुत पहले से है लेकिन बहुत लोग बोलता है कि नहीं, कलकत्ता का स्थापना जॉर्ज चार्नोक ने किया है। सुल्तानाती की स्थापना कलकत्ता किसने बसाई? यहाँ पे भी जॉर्ज चार्नोक हो जाएगा। इनमें से किस स्थान पर भारत में प्रथम नगर निगम स्थापित किया गया था? तो प्रथम नगर निगम मद्रास में स्थापित किया गया था, तो मद्रास हमारा सही उत्तर हो जाएगा। 1668 ईस्वी में मद्रास के पूर्व प्रेसिडेंसी शहर में स्थापित किया गया था। ठीक है। भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने प्रारंभ की थी? तो डच ने। संयुक्त रूप से पूछे तो डच ने, ऐसे सबसे पहले पुर्तगाली ने शुरू किया था, लेकिन संयुक्त रूप से डच ने किया था। इसमें भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी 1599 में लंदन में स्थापित अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज थी। इसके बाद 1602 में डच संसद द्वारा पारित प्रस्ताव से एक संयुक्त डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर हो गया डच। अगर रहता ब्रिटेन तो ब्रिटेन होता आंसर। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। निम्नलिखित आधुनिक कोची भारत की स्वतंत्रता तक डच उपनिवेश था। सबसे पहले डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया और आधुनिक कोची में उन्होंने फोर्ट विलियम का निर्माण कराया था। यह एक सही बात है। फिर भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज क्या था? भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज था भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी। सही बात है। भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी था, जिसके कारण ईस्ट इंडिया कंपनी सफल होता गया। कंपनी की सेना पश्चिमी प्रशिक्षण मिला तथा उनके पास आधुनिक हथियार थे। ये भी सही है। भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का अभाव था, जिसके फलस्वरूप कोई जो उन्हें अच्छा वेतन दे उसके सेवा में लग सकता था। ये भी सही है। यानी उपयुक्त तीनों बात सही है। निम्नलिखित ब्रिटिश कंपनियों में से किसे भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था? तो लिवेंट कंपनी को। अब देखिए बोला है कि लिवेंट कंपनी को 1593 में ईस्वी में स्थल मार्ग से भारत में व्यापार करने के लिए अधिकार प्राप्त हुआ था। 31 दिसंबर 16 को महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज़ को समुद्री मार्ग से ईस्ट इंडीज़ के साथ व्यापार करने का पहला अधिकार पर प्राप्त हुआ था। 1702 ईस्वी में इसने न्यू कंपनी एंड महारानी एनी के साथ मिलकर एक त्रिपक्षीय इकरारनामा किया, जिसके तहत पुरानी कंपनी 7 साल के भीतर खुद को बंद कर देगी तथा 1709 ईस्वी में दोनों कंपनियां मिलकर एक नाम यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ इंग्लैंड ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज के रूप में अपने व्यापार को बढ़ाएगी। यह सामान्य ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से प्रसिद्ध हुई। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन सा बादशाह था? तो गठन के समय तो अकबर था, क्योंकि गठन जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन 1600 ईस्वी में हो गया था, लेकिन जब वो भारत आया तब तक अकबर का देहांत हो चुका था। ठीक है। तो जब भारत आया तो उस समय जहांगीर था राजा, ठीक ना, लेकिन जब गठन हुआ था उस टाइम अकबर था राजा। किस मुगल सम्राट के काल में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया? तो उस समय जहांगीर था। 1611 में अस्थायी रूप से मसूलीपट्टनम में और 1613 में सूरत में स्थापित किया था, जो कि अस्थायी कारखाना था। भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित किया था? तो 1613 में कहाँ? सूरत में अस्थायी फैक्ट्री था। अब देखिए 1608 ईस्वी में कौन आया था? हॉकिंस
मुगल दरबार में पहुंचा, किंतु सूरत में फैक्ट्री स्थापना करने में किंतु पानी में सफल नहीं हो सका। पहली बार जब 1608 में आया था तो इसे अनुमति नहीं मिली थी। तो 1611 में पुर्तगालियों के विरोध के बावजूद कैप्टन मिडल्टन सूरत के समीप स्वाली पहुंचा और मुगल गवर्नर से एक व्यापार करने की अनुमति पाने में सफल हो गया। कैप्टन थॉमस बेस्ट द्वारा सूरत में बंदरगाह के विजय ने पुर्तगाली एकाधिकार की निरंतरता को भंग कर दिया तथा तदुपरांत अंग्रेजों ने सूरत में 1613 ईस्वी में अस्थायी रूप से फैक्ट्री स्थापित की। यहाँ से अंग्रेजों ने अपने व्यापार को देश के दूसरों भागों में फैलाया तथा शीघ्र ही अहमदाबाद, बुरहानपुर तथा अजमेर तथा आगरा में सहयोगी फैक्ट्री स्थापित की। 17वीं शताब्दी में पहले चतुर्थांत में निम्नलिखित में से कहाँ इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कारखाना या कारखाने स्थित थे? तो सबसे पहले कहाँ था? भरूच में। सबसे पहले भरूच में था। इन सब जगह में सबसे पहले भरूच में बैठाया गया था। 1625 में ईस्ट इंडिया कंपनी सूरत, भरूच, बुरहानपुर, अहमदाबाद, आगरा, ये क्रम है। सबसे पहले सूरत में, फिर भरूच में, फिर बुरहानपुर में, फिर अहमदाबाद में, फिर आगरा में कारखाने का स्थापित किया था। ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम फैक्ट्री स्थापित की गई थी। अब सबसे पहले तो सूरत में। निम्नलिखित में से अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वाली में हराया था। कौन? थॉमस बेस्ट ने ही स्वाली में हराया था, जिसके कारण अंग्रेजों का फैक्ट्री का स्थापना हो पाया था। ठीक है। निम्नलिखित यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में से किसने सूरत में सर्वप्रथम अपना कारखाना स्थापित किया था? तो सूरत में सर्वप्रथम अंग्रेज। यूरोपीय कंपनियों में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सर्वप्रथम सूरत में फैक्ट्री स्थापित की थी। 1613 में जहांगीर ने अंग्रेजों को सूरत में अस्थायी कारखाना स्थापित करने की अनुमति दे दी थी। सूरत में डचों द्वारा फैक्ट्री 1616 में, अब सबसे पहले 1613 में ईस्ट इंडिया कंपनी, फिर डच 1616 में, फिर फ्रांसीस 1668 में स्थापित किया था। ये सूरत की बात हो रही है। उल्लेखनीय है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने सर्वप्रथम 1611 में मसूलीपट्टनम में अपना कारखाना स्थापित किया था, लेकिन वो क्या था? अस्थायी था। इन्होंने अपना प्रथम अस्थायी कारखाना 1613 में सूरत में स्थापित किया था। फ्रांसीसियों ने भी अपना प्रथम कारखाना 1668 में सूरत में ही स्थापित किया था। सोलह में ईस्ट इंडिया कंपनी अपना कहाँ किया था? 1613 में सूरत में। ईस्ट इंडिया कंपनी के दौरान, ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रारंभिक दौर में वेस्टर्न प्रेसिडेंसी कहाँ थी? तो वेस्टर्न प्रेसिडेंसी सूरत में थी। ईस्ट इंडिया कंपनी के आरंभ के समय सूरत में प्रेसिडेंसी बनाया गया था। बाद में यह बॉम्बे स्थानांतरित कर दिया गया था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई किससे लिया था? पुर्तगालियों से। कैसे लिया था? आपको पता ही है कि वहाँ के जो राजा था उसका शादी वहाँ के पुर्तगाल के राजकुमारी से हो गई थी। 1661 ईस्वी में इंग्लैंड के चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन से होने के कारण पुर्तगालियों ने बम्बई उपहार स्वरूप यानी दहेज में दे दिया गया था। और बाद में ये जो चार्ल्स द्वितीय था वो 10 पाउंड वार्षिक किराए पर 1668 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दे देता है। निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रयागराज यानी उत्तर प्रदेश के किले पर अंग्रेजों का अधिकार स्थापित हुआ था? तो 1797 में। 1797 में प्रयागराज इलाहाबाद का जो किला था नवाब सादत अली ने अंग्रेजों को सौंप दिया था। ईस्ट इंडिया कंपनी के किस गवर्नर जनरल को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया था? तो सर जॉन
चाइल्ड, सर जॉन चाइल्ड को औरंगजेब हरा ही देता है। उसमें पूरा अंग्रेज़ों का बोरिया बिस्तर बनाया जाता, लेकिन क्या हो कि दोनों के बीच में एक संधि हो जाता है और फिर वो हाथ पर पैर के रुक जाता है। देखिए 1668 में पश्चिमी समुद्र तट से मुगल बादशाहों का घेरा डाला, मक्का जाने वाले हज यात्रियों को बंदी कर बनाने का प्रयास किया था ये सर जॉन चाइल्ड जो था, ठीक ना। फलस्वरूप उसे औरंगजेब ने भारत से निष्कासित करने का आदेश दिया। मुगल शासक औरंगजेब के सामने उसे विवश होना पड़ा और अंततः उसे माफ़ी मांगनी पड़ी और उसके बाद वो रुक जाता है, दोनों के बीच समझौता हो जाता है। निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालिक कारण था? देखिए तत्कालिक कारण जब बात करें तो ऐसे तो बस ऑस्ट्रिया की राजगद्दी के जंग का ये एक विस्तार था, लेकिन जब तात्कालिक कारण का बात करें तो तात्कालिक कारण था जहाज़ों का अधिकरण। ये बताए थे शुरू में कि अंग्रेज़ द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिकार कर लेता है, जिसके कारण ऑस्ट्रिया का प्रथम युद्ध छिड़ जाता है, ठीक है। उत्तराधिकार का विस्तार था, परंतु गृह सरकारों के 1746 ईस्वी में आरंभ हुआ था। कैप्टन बर्नेट के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिकार कर लेना युद्ध का तत्कालिक कारण था, ठीक है। अब कर्नाटक युद्ध किन किन के मध्य लड़ा गया था? तो कर्नाटक युद्ध अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच लड़ा गया था। प्रथम कर्नाटक युद्ध में एला सापेल की संधि हुई था। फिर तृतीय कर्नाटक युद्ध में पेरिस की संधि, और फिर द्वितीय कर्नाटक युद्ध जो था वो अनिर्णायक रह गया था और प्रथम मैसूर युद्ध में ब्रिटिश की हार हो गई थी। इस तरह से ये प्रथम कर्नाटक युद्ध, एक्सला चैपेल की संधि, तृतीय कर्नाटक युद्ध पेरिस की संधि, और तृतीय कर्नाटक युद्ध अनिर्णायक युद्ध था, और प्रथम मैसूर युद्ध जो है ब्रिटिश की हार हुई थी। यहाँ देख लेते हैं। कर्नाटक का प्रथम युद्ध 46 से 48 में, कर्नाटक का द्वितीय युद्ध 49 से 54, कर्नाटक का तृतीय युद्ध 58 से 63, और पानीपत का ये तृतीय युद्ध 1761 में हुआ था अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच में, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम यूरोपियन व्यक्ति था जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने की नीति आरंभ की थी? तो ये डुप्ले था। डुप्ले ही पहला यूरोपियन था जो भारतीय के राजाओं को झगड़ों में मदद करता था और एक दूसरे से झगड़ा करवाता था। डुप्ले ही प्रथम ये शुरुआत किया था, जो भारत के जीतने के लिए अंग्रेजों के मार्गदर्शक बना। डुप्ले प्रथम यूरोपियन था जिसने भू क्षेत्रीय अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने की नीति आरंभ की, जिसने पहली बार यूरोपीय सेना को भारतीय राज दरबारों में भारतीय व्यय पर नियुक्त करवाया था, जिसने पहली बार यूरोपीय हितों के लिए भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप किया तथा भारत में यूरोपीय साम्राज्य की नींव रखी। उसके बारे में जीबी मालेसन ने लिखा है कि उनकी योजनाओं का प्रभाव उसके जाने के पश्चात भी रहा। यह भूमि जिसे उसने अपनी सूझबूझ से जोता, उर्वर बनाया, वह क्षमता जो उसने दर्शाई, उसके लौटने के तुरंत पश्चात उसके प्रतिद्वंदियों ने उपयोग की और उसे अधिक लाभ उठाया। भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना निम्न में से कहाँ लगाया था? तो फ्रांसीसी 1668 में कहाँ लगवाया था? सूरत में। 1664 में 1664 में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, जिसने कंपनी कहा गया। फ्रांसीसी कंपनी का निर्माण हुआ और राज्य में इसने सारा खर्च देता। 1668 में फ्रांसीसी कैरो के नेतृत्व में एक अभियान दल भारत के लिए रवाना हुआ, जिसने 1668 में सूरत में अपनी पहले प्रारंभिक कोठी की स्थापना की। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हुई थी
किसके शासनकाल में? लुईस 14 में। यही दिया था सबसे पहले फ्रांस को यहाँ के व्यापार करने की अनुमति। निम्नलिखित में से किसे भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है? तो फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक कॉलबर्ट को माना जाता है। भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक कॉलबर्ट को माना जाता है। बंगाल में निम्नलिखित में से कौन सा कारखाना डचों ने स्थापित किया था? बंगाल में डचों द्वारा कौन सा? देखिए, चिनसूरा और हुगली, इन दोनों जगह डचों ने अपना कारखाना स्थापित किया था। डचों की बंगाल में पहली कंपनी पिपली में 1627 ईस्वी में स्थापित हुई। कुछ ही दिनों बाद डच पिपली से बालासोर चले गए। बंगाल में डचों ने 1635 ईस्वी में प्रारंभ कर 1656 ईस्वी के बीच कुछ समय तक हुगली में फैक्ट्री का संचालन किया। 1656 ईस्वी में हुगली के ही एक गांव चिनसूरा में 1653 ईस्वी में स्थापित फैक्ट्री डचों के व्यापार का मुख्य केंद्र बनी। स्पष्ट है कि दिए गए विकल्पों में डचों का कारखाना चिनसूरा, हुगली के एक ग्राम के साथ साथ हुगली मुख्यालय में भी था। 17वीं शताब्दी के समाप्त होने तक डच कंपनी कासिम बाजार, पटना, ढाका, मालदा, बालासोर, बारगोर, जुगदिया, फतवा आदि स्थानों पर स्थापित हो चुकी थी। ठीक है। अब डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित किया था? तो 1632 ईस्वी में। और यही जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी है ना, 1632 में जो पटना में स्थापित किया, आज पटना कॉलेज के नाम से जाना जाता है। इसी के उत्तरी जो बिल्डिंग था, नॉर्थ बिल्डिंग, उसमें पटना कॉलेज चलता है। डचों ने 1615 में, 1629 में असफल प्रयास किया। 2 बार बंगाल में अपना समृद्धि व्यापार की तरफ आकर्षित हो डचों ने 1615 में भी शुरू करने की कोशिश की, 1629 में भी शुरू करने की कोशिश, लेकिन उसे असफलता प्राप्त हुआ। यद्यपि बंगाल में व्यापार का सुअवसर उन्हें 1632 में प्राप्त हुआ। फिर 1632 में सर्वप्रथम पटना में डच ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रवेश हुआ। यद्यपि पटना में डच फैक्ट्री की स्थापना 1632 के संदर्भ में संबंधित कोई स्रोत प्रामाणिकता की कसौटी पर स्पष्ट नहीं है। यद्यपि इतिहासकार ओम प्रकाश ने 1638 में पटना में डच फैक्ट्री की स्थापना संबंधी तथ्य प्रस्तुत किए हैं, जो आर्थिक तंगी के कारण उसी वर्ष बंद हो गई। वर्तमान में डच फैक्ट्री का वह स्थान पटना कॉलेज के नाम से जाना जाता है। फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति आंदोलन स्थापित करने में सफल रहे, क्योंकि अंग्रेजों का फौज शक्तिशाली था। अंग्रेजों के फौज शक्तिशाली होने के कारण फ्रांसीसी दक्कन के शक्ति आंदोलन करने में सफल रहे। फ्रांसीसियों के पराजय का एक मुख्य कारण उसकी कमजोर नौसेना थी। बेल्टियर के अनुसार ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध के समय फ्रांस की जल शक्ति का इतना ह्रास हुआ कि सप्तवर्षीय युद्ध के समय उसके पास एक भी जलपोत नहीं था। दूसरी ओर अंग्रेज के पास एक शक्तिशाली सेना थी, जिसके कारण उसका जीत हो गया। अच्छा, प्रवेश के तौर पर सबसे पहले कौन आए थे? ये 1 नंबर पे, ये 2 नंबर पे, और ये 3 नंबर पे, और ये 4 नंबर पे। इस तरह से यूरोपीय कंपनी का आगमन है। ठीक है। पांडिचेरी में कौन था? फ्रेंच। गोवा में पुर्तगाली, सबसे लास्ट में गए भी, और ट्रांकेवर में डेनिश, और सद्रास में डच। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। पांडिचेरी में कौन था? फ्रेंच था। गोवा में पुर्तगीज थे। ट्रांकेवार में डेनिश, और सद्रास में डच। उस क्षेत्र का पहचान करें जहां यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता था। बिहार में तो शुरू में देखे थे, बिहार से ही सबसे ज़्यादा
सोरा और अफीम प्राप्त होता था। अंग्रेजी शासन काल के में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन में के लिए प्रसिद्ध था? बिहार। कौन निम्नलिखित यूरोपियों में से कौन सा एक स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आए? व्यापारी के रूप में सबसे अंत में कौन आए थे? तो सबसे अंत में फ्रांसीसी आए थे। एक बार देख लेते हैं फिर से। समय समय पर भारत में आए थे। यूरोपियों में सबसे पहले 1498 में पुर्तगाली आए थे, 1605 में डच, 1608 में अंग्रेज और 1664 ईस्वी में फ्रांसीसियों का आगमन हुआ था। इस प्रकार देख ही रहे हैं कौन पहले आया है। निम्नलिखित में से किन स्थानों पर डचों ने अपने व्यापारिक अड्डे स्थापित किए? किस पे? डचों ने नागपट्टनम में भी किया था, चिनासूर, मछलीपट्टनम, सूरत, भरूच, आगरा, कोचीन, अहमदाबाद, पटना, यानी सारे जगह पे डचों ने अपना फैक्ट्री स्थापित किया था। निम्नलिखित पर विचार करें। अब देखिए, मृदा के स्वरूप तथा उपज के गुणों के आधार पर भूमि राजस्व का मूल्यांकन ऐसा नहीं होता था। युद्ध में चलती फिरती तोपों का उपयोग ये भी नहीं होता था। और तंबाकू और लाल मिर्च की खेती ये डचों ने नहीं किया था। डच का ही ये उपयुक्त में से अंग्रेज का देन ये सब नहीं है। तंबाकू और लाल मिर्ची का जो देन है ये पुर्तगाल के लोग लेके आए थे। पुर्तगाल के लोग ले आए थे। और चलती फिरती तोपों का यूज़ तो अकबर के समय में भी होता था। अकबर का एक खास जगह था जहाँ पे तोपों का निर्माण होता था। मृदा स्वरूप उपज के गुणों के आधार पर भूमि राजस्व ये शेरशाह सूरी के समय में भी होता था और अकबर के समय में भी होता था। इस तरह से एक भी इसमें ऑप्शन सही नहीं है। किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में यह टिप्पणी की कि कंपनी एक असंगति है, परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहां सब कुछ ही असंगत है? तो ये बोला था टीबी मैकॉले। टीबी मैकॉले ने यह बोला था कि यहाँ सब कुछ कंपनी एक असंगति है, परंतु यह उस व्यवस्था का भाव है जहाँ सब कुछ ही असंगत है। ये टीबी मैकॉले ने बोला था। अब एक्सला-शापेल की संधि के संदर्भ में कौन सा बात? प्रथम कर्नाटक युग समाप्ति के बाद हुआ था। हाँ, सही में। अंग्रेजों को पुनः मद्रास प्राप्त हुआ था। ये भी सही है, यानी दोनों सही है। 1 और 2 दोनों सही है। देखिए, भारत में अंग्रेजों तथा फ्रांसीसियों के असफलता के कारण संदर्भ में कौन सा से सही है? अंग्रेजों को बंगाल विजय से अपार धन एवं जन शक्ति का मिलना। सही बात है। अंग्रेजों की बेहतर नौसैनिक ताकत, ये भी सही है। दोनों सही है। भारत में अंग्रेजों के सफलता तथा फ्रांसीसियों की असफलता का कारण यही है कि अंग्रेजों को बहुत सारा धन मिला था बंगाल से विजय प्राप्त करने के बाद, और अंग्रेजों का जो नौसैनिक ताकत था वो फ्रांसीसियों से ज़्यादा था, जिसके कारण अंग्रेज सफल हो गए। इस तरह से पुर्तगालियों का आगमन समाप्त हो गया। अब हम ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बारे में पढ़ेंगे। मुगल सम्राट द्वारा स्वतंत्र रूप से नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर मुर्शीद कुली खान था, जो 1717 से 1727 था। इसने अपनी राजधानी ढाका से मकसूदाबाद बनाया और नगर का नाम मुर्शिदाबाद रखा। इसने भूमि बंदोबस्त में इजारा व्यवस्था आरंभ की। अलीवर्दीन खां 1740 से 1756 ने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खी से किया था और कहा, यदि इन्हें न छेड़ा जाए तो वे शहद देंगी और यदि छेड़ दिया जाए तो काट काट कर मार डालेंगी। ये कौन बोला था? अलीवर्दी खां। क्वेश्चन पूछता है कि
अंग्रेजों को मधुमक्खियों की छत्ता से तुलना कौन किया था? तो ये अलीवर्दी खान किया था। इसके मृत्यु के पश्चात वहाँ उसका सिराजुद्दौला, उसका कौन था? दहित्र यानी नाती था सिराजुद्दौला, वो वहाँ का नवाब बनता है। ब्लैक होल की घटना 20 जून 1756 को सिराजुद्दौला के समय में हुआ था और इसका खुलासा कौन किया था? जेड हॉलवेल। हॉलवेल ने बोला था कि एक 18 फीट और 14 फीट 18 बाई 14 का एक कमरा था जिसमें 146 अंग्रेज को बंदी बना लिया गया था और जब सुबह खोला गया तो उसमें 23 व्यक्ति ही जीवित थे, बाकी सारे मारे गए थे। इस घटना को ब्लैक होल के नाम से प्रसिद्ध है। और समकालीन मुस्लिम इतिहासकार गुलाम हुसैन ने अपनी पुस्तक सियार उल मुतखैरीन में इसका कोई उल्लेख नहीं किया है। भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव को माना जाता है। यही था जिसने द्वैध शासन लाया था, जिसने प्लासी की युद्ध 23 जून 1757 में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित कर पहली बार भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की नींव रखी थी। प्लासी का वर्तमान नाम प्लासी है। मैदान पश्चिम बंगाल राज्य के नदिया जिले के भागीरथी नदी किनारे स्थित है। क्लाइव भारत में बंगाल के गवर्नर पद पर 1757 से 60 तथा 1765 से 67 तक रहा था। इस दौरान उसने अवध के नवाब शुजाउद्दौला के साथ इलाहाबाद की संधि, अंग्रेज सैनिकों का एक श्वेत विद्रोह उसके समय में हुआ था। क्लाइव द्वारा बंगाल में सफलतापूर्वक एक लुटेरा राज्य की स्थापना की गई। क्लाइव एक सैनिक के रूप में जननेता था। विलियम पीट का यह कथन है कि वह स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक था। फिर अलीवर्दी खां का उत्तराधिकारी नवाबों में मीर कासिम सबसे योग्य था। पूर्णिया तथा रंगपुर के फैजादार के रूप में वह अपनी योग्यता पहले ही दर्शा चुका था। वह अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले आया। संभवतः वह मुर्शिदाबाद के षड्यंत्र वातावरण तथा कलकत्ता से दूर रहना चाहता था ताकि अंग्रेजों के हस्तक्षेप अधिक न हो। मीर कासिम ने सेना का गठन यूरोपीय पद्धति पर करने का निश्चय किया। इसके द्वारा मुंगेर में तोपों तथा तोपेदार बंदूकें बनाने की स्थापना की गई। इसके अतिरिक्त मीर कासिम राज्य की आर्थिक स्थिति में भी सुधार के लिए प्रयत्नशील रहा, जिन अधिकारियों ने गबन किया था उन पर बड़े बड़े जुर्माना लगाए, कुछ नए कर भी लगाए। 22 अक्टूबर 1764 को अंग्रेजों ने मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला तथा दिल्ली के मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की सम्मिलित सेना को बक्सर के युद्ध में परास्त किया। इस युद्ध में अंग्रेज की कमान मेजर हेक्टर मुनरो के हाथ में था। अब देखिए, जो बक्सर का युद्ध हुआ था जिसमें त्रिगुट था, एक तरफ त्रिगुट बोले तो मीर कासिम था और शुजाउद्दौला जो अवध का नवाब था और एक मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय था। तो इन तीनों को सेना को एक बार हरा दिया और प्रत्यक्ष रूप से किया गया लड़ाई था। यहीं से अंग्रेजों की एक तरह से नींव पड़ गया, मजबूत हो गया उसका शासन। इस युद्ध के परिणाम ने प्लासी के निर्णयों पर मुहर लगा दी। भारत में अब अंग्रेजों की चुनौती देने वाला कोई दूसरा नहीं था, कारण कि अब 3 बड़े बड़े राज्य के राजा को हरा चुका था। इलाहाबाद तक का प्रदेश अंग्रेजों के अधिकार में आ गया तथा दिल्ली विजय का मार्ग खुल गया। बक्सर का युद्ध भारतीय इतिहास के निर्णायक सिद्ध हुआ। बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब मीर जाफर तथा दिल्ली का शासक शाह आलम द्वितीय था। इलाहाबाद की दूसरी संधि 16 अगस्त 1765 के अनुसार शाह आलम को अंग्रेजी शासन में ले लिया गया तथा इसे इलाहाबाद में रखा गया। इलाहाबाद तथा कड़ा के जो क्षेत्र नवाब ने छोड़ दिया था शाह आलम को मिला। 12 अगस्त 1765 ईस्वी की संधि के अनुसार मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी अस्थायी रूप से दे दी। उस समय रॉबर्ट क्लाइव ईस्ट इंडिया कंपनी का बंगाल का गवर्नर था। इसी समय बंगाल में द्वैध शासन की शुरुआत हुई। रॉबर्ट क्लाइव ही द्वैध शासन लाया था बंगाल में। कंपनी ने दीवानी कार्य के लिए 2 उपदीवान
बंगाल के लिए मोहम्मद राजा खान, बिहार के लिए राजा सिताब राय की नियुक्ति की। शाह आलम द्वितीय संपूर्ण जीवन आपदाओं से ग्रस्त रहा तथा उसे अंधा कर दिया गया। शाह आलम द्वितीय के समय मई 1803 में दिल्ली पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। शाह आलम द्वितीय तथा उनके दो उत्तराधिकारी अकबर द्वितीय और बहादुर शाह द्वितीय, जिसको बहादुर शाह जफर भी कहते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी के पेंशनभोगी मात्र बनकर रह गए। 1765 ईस्वी में अंग्रेजों द्वारा सिलहट की दीवानी प्राप्त की गई तथा बर्मा युद्ध के बाद अस्काट द्वारा सिलहट को जयंतिया तथा गारो पहाड़ी क्षेत्रों से जोड़ने के लिए सड़कों का निर्माण किया जाने लगा, जिसके विरोध स्वरूप इन पहाड़ियों पर रहने वाले खासी जनजाति के लोगों ने अपने नेता तीरथ सिंह के नेतृत्व में विरोध किया। अब देखिए, खासी जनजाति का विद्रोह पूछे तो इसका नेतृत्व कौन किया था? तीरथ सिंह। के.एम. पनिकर ने कहा कि 1765 से 72 ईस्वी तक कंपनी ने बंगाल में डाकुओं का राज्य स्थापित कर दिया था। कौन बोले हैं? एम पनिकर। अब देखिए प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर था? तो अंतिम गवर्नर मुर्शीद कुली खान था, जो मुगल सम्राट के द्वारा लास्ट गवर्नर था। मुगल सम्राट 1717 में फर्रुख सियर, यही फर्रुख सियर था ना जिसने मैग्ना कार्टा दिया था अंग्रेज को, फ्री ट्रेड का। मुर्शीद कुली खान को बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया था। मुर्शीद कुली खान की मृत्यु के पश्चात उसका दामाद शुजाउद्दीन बंगाल का सूबेदार बना, जिसे तत्कालीन मुगल सम्राट बहादुर शाह, यानी जिसको रंगीला भी बोलते हैं, द्वारा मान्यता प्राप्त की गई। अतः मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त अंतिम बंगाल गवर्नर कौन था? मुर्शीद कुली खान था। मुगल बादशाह द्वारा नियुक्त अंतिम सूबेदार कौन था? मुर्शीद कुली खान। अभी देखे हैं उधर। निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध था जिसमें भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया? अब देखिए, प्रारंभ किया तो प्लासी का युद्ध, लेकिन ब्रिटिश प्रभुत्व को जड़ दिया, जो मजबूती का काम किया, वो बक्सर का युद्ध ने किया था। ब्रिटिश प्रभुत्व का प्रारंभ प्लासी के युद्ध में हुआ। प्लासी के युद्ध 23 जून 1757 में रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित किया। नवाब की सेना 3 राजद्रोही मीर जाफर, यार लतीफ़ और राय दुर्लभ के सेना नायकत्व में थी। नवाब की एक अग्रगामी टुकड़ी के नेता मीर मदान तथा मोहन लाल थे। देखिए, मीर मदान, मोहन लाल, ये दोनों क्या किया था? ये लोग साथ दिए थे, जबकि मीर जाफर, यार लतीफ़ और राय दुर्लभ ये सब क्या किया था? सिराजुद्दौला के साथ धोखा किया था। और सिराजुद्दौला का ये मीर जाफर जो था ना, वो सेनापति था। सिराजुद्दौला का सेनापति था मीर जाफर, लेकिन ये अंग्रेज़ों से मिल गया था। और सिराजुद्दौला की एक मौसी भी थी, घसीटी बेगम, वो भी सिराजुद्दौला के साथ क्या किए थे? धोखा किए थे। लेकिन सिराजुद्दौला का साथ देने वाला यही दो था, एक मीर मदान और एक मोहनलाल। सहसा एक गोली से रणभूमि में ही मीर मदान मारा गया। नवाब सिराजुद्दौला द्वारा अपने प्रमुख अधिकारियों से मंत्रणा के दौरान मीर जाफर ने उसे पीछे हटने को कहा तथा यह भी कहा कि नवाब का सेना का नेतृत्व सेनाध्यक्षों के हाथों में छोड़ युद्ध क्षेत्र से चले जाना चाहिए। सिराजुद्दौला वापस मुर्शिदाबाद लौट गया। यही उसकी हार का कारण बन गया। कारण कि अब देखिए, ये जो मीर जाफर था ये तो अंग्रेज से मिला हुआ था, तो अपना बोला सिराजुद्दौला को कि वापस हो जाइए आप लोग और हम लोग के हाथ में छोड़ दीजिए युद्ध को। ये तो पहले से ही अंग्रेज से मिला हुआ था, तो आराम से सिराजुद्दौला का हार हो गया। प्लासी के युद्ध ने अंग्रेजों को तत्कालिक सैनिक एवं वाणिज्यिक लाभ प्रदान किया। इसने कृषि उत्पादन और दस्तकारियों के क्षेत्र में अग्रणी 3 राज्यों बिहार, बंगाल, उड़ीसा में
राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित करने के लिए पृष्ठभूमि तैयार की। इस युद्ध के वस्तुतः भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव डाली तथा इसे भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली निर्णायक सफलता माना जाता है, जबकि सर्वाधिक निर्णायक युद्ध बक्सर का युद्ध है, जिसमें भारत में वास्तविक रूप से ब्रिटिश प्रभुत्व का स्थापना किया था। देखिए, बोला जाता है कि प्लासी का जो युद्ध था वो एक छल से जीता हुआ युद्ध था, क्योंकि इसमें जो भी सिराजुद्दौला का जो भी सेनापति था या इसके जो भी मंत्री लोग थे, सबको अंग्रेज अपने ओर मिला लिया था। और आप अभी देखें कि जो इसका मीर जाफ़र जो था वो क्या बोलता है सिराजुद्दौला को वापस हो जाने के लिए, क्योंकि वो अंग्रेज़ों से मिला हुआ था। तो इस तरह से जो प्लासी का युद्ध था वो छल से जीता हुआ युद्ध था, लेकिन जो बक्सर का युद्ध था वो युद्ध में वास्तविक जीत था अंग्रेज़ों का, जिसमें उसने भारत के त्रिगुट यानी 3 बड़े बड़े राज्य के राजाओं को, बड़े सेनाओं को उसने परास्त किया था। तो इसलिए बक्सर के युद्ध को ब्रिटिश प्रभुत्व स्थापित करने वाला युद्ध माना जाता है। इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में प्रथम निर्णायक सैन्य सफलता मानी जाती है। प्रथम सैन्य सफलता इसको मानते हैं, प्लासी युद्ध को। प्लासी युद्ध का युद्ध लड़ा गया था कब? प्लासी के 1757 में लड़ा गया था। सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव द्वारा परास्त हुआ था। किस युद्ध में? सिराजुद्दौला प्लासी में, क्योंकि मीर जाफ़र धोखा दे दिया था। भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक भारत में ब्रिटिश रॉबर्ट क्लाइव को माना जाता है। यही सबसे पहले ये वहाँ का गवर्नर भी था। ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक लॉर्ड क्लाइव को माना जाता है, जिसने प्लासी के युद्ध 23 जून 1757 में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित कर पहली बार भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की नींव रखी थी। निम्नलिखित में से किसे स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक कहा जाता है? रॉबर्ट क्लाइव को स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक कहा जाता है। यूपी पीसीएस के मेंस में पूछा हुआ है। कौन बोला था? विलियम पीट। विलियम पीट बोले थे कि वह स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक, ये हेवन बॉर्न जनरल बोला था इसे ब्रिटिश विलियम पीट ने। प्लासी का युद्ध का मैदान कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है। उसका बाद अभी का नाम क्या है? पलासी है। अभी प्लासी था उसमें, अभी पलासी है। नदिया जिले के भागीरथी नदी के किनारे है। निम्नलिखित में से किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर किया था? तो मीर कासिम। मीर कासिम, देखिए, मीर जाफ़र को हटा के अब मीर कासिम को बनाया था वहाँ का नवाब बंगाल का। लेकिन मीर कासिम जो क्या है ना, थोड़ा चालाक निकल गया मीर कासिम। ये अपना राजधानी मुर्शिदाबाद से हटा के मुंगेर ले आया और अंग्रेज़ों के प्रभुत्व से बचना चाहता था। मीर कासिम जो है, इसका हृदय परिवर्तन थोड़ा हो गया और इसने क्या किया कि भारतीयों को भी व्यापार करने में रियायत देने लगा, जिसके कारण अंग्रेज़ों की खुजली होने लगी कि भाई तू इंडियन को क्यों देगा फ्री ट्रेड या फिर ट्रेड में छूट। तो इसलिए मीर कासिम को हटाना चाहता था और यही सब अंग्रेज़ों के प्रभुत्व को कम करने के लिए ही ये अपना राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले आया था। मुंगेर से संभवतः वह मुर्शिदाबाद षड्यंत्र वातावरण था, कलकत्ता से दूर रहना चाहता था ताकि अंग्रेज़ों का हस्तक्षेप अधिक न हो, जो अभी मैंने आपको बता दिया। सबसे अधिक निर्णायक युद्ध अंग्रेज युद्ध जिसने अंग्रेज़ों के भारत में प्रभुत्व को स्थापित किया था, तो सबसे अधिक कौन है? बक्सर का युद्ध। 1764 में अंग्रेज़ों ने मीर कासिम, अवध के नवाब शुजा-उद-दौला, देखिए एक सिराजुद्दौला है, एक शुजा-उद-दौला है। जो सिराजुद्दौला है वो बंगाल का नवाब था, जबकि बंगाल का, हाँ, और ये शुजा-उद-दौला है, ये अवध का नवाब था। ठीक ना, ये बात को शुजा-उद-दौला और सिराजुद्दौला में कन्फ्यूज़ नहीं होना है। जो सिराजुद्दौला था वो बंगाल का था और शुजा-उद-दौला जो था वो नवाब था अवध का। और दिल्ली के मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की सम्मिलित सेना को बक्सर के युद्ध में परास्त किया। इस युद्ध में अंग्रेज़ों की कमान मेजर हेक्टर मुनरो के हाथ में थी। इस युद्ध के परिणाम ने प्लासी के निर्णयों पर मुहर लगा दी।
भारत में अब अंग्रेजों की चुनौती देने वाला कोई दूसरा राज्य नहीं रह गया था। सब पहले ही पढ़ चुके हैं हम लोग। बक्सर के युद्ध में कहा कि प्लासी की अपेक्षा बक्सर को भारत में अंग्रेजी प्रभुत्व की जन्मभूमि मानना कहीं अधिक उपयुक्त है। यदि बक्सर के युद्ध के परिणाम को देखा जाए तो कहा जा सकता है कि प्लासी की विजय अंग्रेजों की कूटनीति का परिणाम था, जैसा कि हम पहले बोले थे कि छल से जीता हुआ युद्ध था। वहीं बक्सर की विजय को इतिहासकारों ने पूर्णतः सैनिक विजय बताया। प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों की प्रभुता बंगाल में स्थापित की, परंतु बक्सर के युद्ध कंपनी को एक अखिल भारतीय शक्ति के रूप में जन्म दिया। ठीक ना, यानी प्लासी का युद्ध से ज़्यादा बढ़िया अगर कहें तो बक्सर का युद्ध था, क्योंकि इसमें सैनिकों का युद्ध, सैनिक के द्वारा जीता गया था, छल से नहीं। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लड़े गए निम्नलिखित युद्धों में से कौन सा सर्वाधिक निर्णायक था? तो बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध हमारा राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध भारत में अंग्रेजों के आधिपत्य की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण था? तो ये बक्सर का युद्ध। बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? बक्सर के समय दिल्ली का शासक ये था शाह आलम द्वितीय। ठीक है, बक्सर के समय शाह आलम द्वितीय था, त्रिगुट का सेना था। बक्सर की वजह से बंगाल का नवाब कौन था? तो मीर जाफर था। फिर बाद में मीर कासिम बन जाता है। हाँ देखिए, मीर कासिम पहले तो मीर जाफर बनता ही है, फिर मीर जाफर को हटा के मीर कासिम को बनाता है, और फिर जब मीर कासिम को देखता है कि भाई ये कुछ अलग ही इसका मिजाज हो रहा है, तो इसको हटा के फिर मीर जाफर को बनाता है, और फिर मीर जाफर वहाँ से भाग के चलाता है कहाँ? अवध। अवध के नवाब से मिलता है, वहीं पे शाह आलम भी आते हैं, तीनों मिलकर त्रिगुट का सेना बनाते हैं, और फिर बक्सर में युद्ध होता है। निम्नलिखित में से जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की वह कौन थी? शाह आलम द्वितीय। 16 अगस्त 1765 में शाह आलम द्वितीय अंग्रेजों के संरक्षण ले लिया तथा उसे इलाहाबाद में रखा गया। इलाहाबाद तथा कड़ा के जो क्षेत्र नवाब ने छोड़ दिए थे शाह आलम को मिले। 12 अगस्त 1765 को के अपने फरमान द्वारा मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी अस्थायी रूप से दे दी। इस समय रॉबर्ट क्लाइव ईस्ट इंडिया कंपनी का बंगाल का गवर्नर था। शाह आलम द्वितीय का संपूर्ण जीवन आपदाओं से ग्रस्त रहा। 1788 में अंधा कर दिया गया। शाह आलम द्वितीय के समय 1803 ईस्वी में दिल्ली पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। शाह आलम द्वितीय तथा उसके दो उत्तराधिकारी अकबर द्वितीय और बहादुर शाह द्वितीय, जिसे बहादुर शाह जफर भी कहते हैं, ईस्ट इंडिया के कंपनी के पेंशन भोगी मात्र बनकर रह गए थे। 1765 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल के दीवानी किसने प्रदान की थी? तो 1765 में मुगल सम्राट ने। वही था भाई, मुगल सम्राट ही था ना। किस गवर्नर के कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी के शहंशाह शाह आलम द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को शहंशाह शाह आलम द्वारा बंगाल, बिहार, उड़ीसा, कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव ही था। सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी कब प्राप्त किए थे? 12 अगस्त 1765। किसके तहत? इलाहाबाद के संधि के तहत। इलाहाबाद के संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया था? तो मोहम्मद रजा खान को। मोहम्मद रजा खान को। इलाहाबाद के संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया? मोहम्मद रजा खान को। इलाहाबाद की दूसरी संधि 16 अगस्त 1765 के अनुसार भगोड़े सम्राट शाह आलम को अंग्रेजी संरक्षण में ले लिया गया। उसे इलाहाबाद में रखा गया। शाह आलम को उपयुक्त संधि के प्रावधान के द्वारा बंगाल कंपनी को बंगाल, उड़ीसा, बिहार की दीवानी अस्थायी रूप से दे दिया। नज्म उद दौला को बंगाल का नवाब स्वीकार
किया, जिसके बदले में नवाब द्वारा सम्राट को 26 लाख रुपए प्रति वर्ष अदा करना था। बस का पेंशन लेना है इसको। अब इस समय कंपनी सीधे कर संग्रह करने का भार न तो लेना चाहती थी और न ही उसके पास ऐसी क्षमता थी। कंपनी ने दीवानी कार्य के लिए 2 उप दीवान, बंगाल के लिए मोहम्मद रजा खान और बिहार के लिए राजा सिताब राय को नियुक्त की। मोहम्मद रजा खान उप नाजिम के रूप में भी कार्य करते थे। उस समय समस्त दीवानी का निजामत का कार्य भारतीयों के द्वारा ही चलता था, यद्यपि अधिकार कंपनी के हाथ में था। देखो स्टार्टिंग में क्या हुआ ना कि कंपनी जो है कर वसूली का काम अपने हाथ में नहीं लेना चाहता था, क्योंकि उसके पास ना तो उतना उस समय ये था क्षमता और ना ही वो इन सब में पढ़ना चाहता था। तो दीवान तो बनाया भारतीयों को, लेकिन कमान पूरी रूप से वो अपने पास रखता था। 1765 में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले निम्नलिखित में से किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए? तो खासी, वही खासी, गारो खासी जयंती, यहाँ मेघालय की जनजाति है वहीं पे। बंगाली दीवान प्राप्त करने के पश्चात ब्रिटिश 1765 में सिलहट आए। खासी जनजाति के लोग चावल, नमक एवं सूखी मछलियों के बदले रेशम, सूती सामान, लोहा, मोम, मधु, सींग का व्यापार करते हुए सिलहट की सीमा पर पंडुआ में आते थे। खासी पर्वतों में पाए जाने वाले चूना पत्थर का उपयोग तब बंगाल में चूना पत्थर की मांग की पूर्ति हेतु किया जाता था। कुछ समय पश्चात ईस्ट इंडिया कंपनी के ब्रिटिश अधिकारी चूना पत्थर का व्यापार करने लगे, जिससे खासी जनजाति के संपर्क में आ गए थे। अवध सल्तनत के हिंदू नायब वजीर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है? राजा टिकैत राय नवाब आसफ उद्दौला के अर्थ मंत्री थे, तो ये भी सही है। और अवध के नवाबों के राज्य में सामान्यतया कतिपय हिंदू जातियों के लोगों को उच्च स्थान प्राप्त था। दोनों बात सही है, यानी ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। ये राजा टिकैत राय नवाब आसफ उद्दौला के दीवान तथा अर्थमंत्री थे, अतः कथन 1 सही है। अवध के नवाब के राज्य में हिंदू अधिकारियों को भी उच्च पदों पर नियुक्त की गई। उदाहरणतया आसफ उद्दौला के दीवाना राजा टिकैत राय व राजा झाऊ लाल एवं नवाब सफदर जंग के प्रधानमंत्री व सेनानायक राजा नवल राय आदि इन्हीं जातियों के प्रतिनिधि थे। तो दोनों कथन सही है। 18वें शतक में, दशक होना चाहिए ना, 6 शतक वे भारत में लड़े हुए युद्धों का निम्नलिखित में से सही कालक्रम। अब देखिए बी हमारा राइट आंसर है। अंबर का युद्ध, फिर प्लासी का युद्ध, फिर बांडीवास का युद्ध, फिर बक्सर का युद्ध। ठीक है, अंबर का युद्ध, प्लासी का युद्ध, बांडीवास का युद्ध और बक्सर का युद्ध, ये सही हमारा आंसर है। (1749) में अंबर का युद्ध हुआ था। मुजफ्फरगंज, चंदा साहब तथा फ्रांसीसियों के संयुक्त सेनाओं ने बिल्लूर के समीप अंबर या अंबूर नामक स्थान पर कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन को पराजित कर उसकी हत्या कर दी। मुजफ्फरगंज दक्कन का सूबेदार बन गया। इस उपलक्ष्य में उसने अपने हितकारी डुप्ले को कृष्णा नदी के दक्षिणी भाग में के मुगल प्रदेशों का गवर्नर नियुक्त कर दिया तथा उत्तरी सरकार के कुछ जिले भी फ्रांसीसियों को दे दिए। इसके अतिरिक्त मुजफ्फरगंज की प्रार्थना पर एक फ्रेंच सेना की टुकड़ी बुस्सी के नेतृत्व में हैदराबाद में तैनात कर दी गई थी। फिर प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ। 1757 में सिराजुद्दौला के मध्य परिणाम अंग्रेजों का बंगाल पर नियंत्रण हो गया।
मीर जाफर को नवाब बनाया गया। अंग्रेज के सेवा के 24 परगनों की जमींदारी पुरस्कृत की। क्लाइव को 2,34,000 पाउंड की निजी भेंट दी गई थी। बांडीवास का युद्ध 1760 में, 1760 ही बोले थे ना उस टाइम, 1760 में अंग्रेजों तथा फ्रांसीसियों के मध्य। देखिए बांडीवास का युद्ध में ना फ्रांसीसियों को पूर्णतः हार हो जाता है भाई। नेतृत्व आयरकुट, अंग्रेजों का नेतृत्व आयरकुट थे और फ्रांसीसी का नेतृत्व काउंटर डी लाली थे। ये क्वेश्चन याद रखना है कि पांडीवास के युद्ध में आयरकुट जो था वो अंग्रेजों का नेतृत्व करता था और काउंटर डी लाली जो है वो फ्रांसीसियों का, और इसमें फ्रांसीसियों का पूर्णतः हार हो जाता है। बक्सर का युद्ध 1764, मीर कासिम अवध के नवाब सिराज शुजा-उद-दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना अंग्रेजों की विजयी रही और युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कौन किया था? हेक्टर मुनरो। अच्छा अभी हम आपसे पूछते हैं, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व कौन किया था? बताइएगा फटाक से कमेंट में। प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व कौन किया था? उस फ्रांसीसी सेनापति का नाम बताएं जो 1760 में वांडीवॉस के युद्ध में पराजित हुआ था। तो काउंटर डी लाली था, ये फ्रांसीसी का नेतृत्व था, और अंग्रेज का नेतृत्व कौन था? कौन था फटाक से बताओ? आयरकुट। वांडीवास के युद्ध 1760 में ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया। ठीक है, काउंटर डी लाली और आयरकुट याद रखना है, बार बार हम बोलेंगे जब तक याद ना हो जाए आपको। 1760 का प्रसिद्ध वांडीवास का युद्ध अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ? वांडीवास का युद्ध फ्रांस के खिलाफ। देखिए एक क्वेश्चन को कितने तरह से घुमा के पूछा। देखिए निम्नलिखित से कौन सा सही सुमेलित है? बक्सर का युद्ध मीर जाफर द्वारा क्लाइव के साथ, वांडीवास का युद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी या फ्रांसीसी की विधि, ये सही है। देखिए बक्सर का युद्ध मीर जाफर नहीं था, मीर कासिम था, ये बात याद रखिएगा। बक्सर का युद्ध में मीर कासिम त्रिगुट का सेना था, सिर्फ मीर कासिम ही बोलेंगे तो ये सही नहीं होगा। तो मीर कासिम भी था, शाह आलम द्वितीय था और शुजा-उद-दौला था। सिराज-उद-दौला नहीं भाई साहब, शुजा-उद-दौला। ठीक है ना, इस तरह से वो हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा, फ्रांसीसी के विरुद्ध, है ना। अगले प्रश्न पे, बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को अवध के नवाब शुजा-उद-दौला, मुगल सम्राट शाह आलम, मीर कासिम, देखिए मीर जाफर है ना, संयुक्त सेनाओं और अंग्रेजों के मध्य हुआ था। वांडीवास का युद्ध 22 जनवरी 1760 को अंग्रेजों के फ्रांस में हुए थे। इस युद्ध में फ्रांसीसी पराजित हुए। पराजय भारत में उनके पतन की शुरुआत थी। चिलियांवाला का युद्ध 13 जनवरी 1849 को लड़ा गया। इस युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व लॉर्ड गफ ने की तथा सिख सेना शेर सिंह ने नेतृत्व में लड़ी थी। यह युद्ध अनिर्णित समाप्त हुआ। इस युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? डलहौजी था। खुर्दा का युद्ध 1795 ईस्वी में निजाम के विरुद्ध मराठों द्वारा लड़ा गया, जिसमें निजाम का हार हुआ। अतः स्पष्टतः निम्नलिखित में से किसने भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया था? मराठा ने। अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध कौन किया था? मराठा ने। मुगल तो विरोध किया प्लासी के युद्ध में तो नहीं है, प्लासी के युद्ध तो सिराज-उद-दौला से हुआ था। तो बक्सर के युद्ध में मुगल ने विरोध किया और उसके बाद तो हार के पेंशन भोगी बन गए थे। शाह आलम द्वितीय, उसके बाद अकबर द्वितीय और उसके बाद आपका बहादुर शाह जफर। ठीक ना, मराठा सबसे ज़्यादा विरोध किया था अंग्रेजों का। भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध मराठों द्वारा किया गया। 3 आंग्ल मराठा युद्ध के बाद मराठा शक्ति को दबाया जा सका। मुगल साम्राज्य में खंडहरों पर मराठों ने अपने साम्राज्य की आधारशिला रखी। उन्हीं परिस्थितियों में अंग्रेजों ने भी लाभ उठाया। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध में अंग्रेजों को मुँहकी खानी पड़ी। सालवाई की संधि से प्रथम युद्ध बंद हुआ। बेलेजली ने 1802 में अपने सहायक संधि के जाल में पेशवा को बांध लिया था। सहायक संधि बेलेजली लाया था 1998 में। ठीक ना, 1818 में लॉर्ड हेस्टिंग्स ने मराठों की रही शक्ति को समाप्त कर ब्रिटिश सर्वोच्चता को स्थापना किया था। ठीक है,
इस तरह से पंजाब एवं मैसूर के बारे में अब पढ़ेंगे, मराठा के बारे में पढ़ेंगे। अब देखिए राजा रंजीत सिंह के बारे में है कि इनका जन्म 13 नवंबर 1780 के सुकुरचकिया मिसल से हुआ था। ठीक ना, कहाँ से? सुकुरचकिया मिसल से। मुखिया महासिंह के घर में हुआ था। महाराजा रंजीत सिंह अंग्रेजों के बीच 17 अप्रैल 1809 में अमृतसर की संधि हुई, ये याद रखिए। अमृत की संधि 25 अप्रैल 1809, 25 अप्रैल 1809 को अमृतसर की संधि हुई, जिसमें 1818 ईस्वी में मुल्तान, 1819 में कश्मीर, 1834 में पेशावर को जीत लिया। 1798 में अफगानिस्तान के शासक जमान शाह ने पंजाब पर आक्रमण किया। 1798 में इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि अमृतसर की जो संधि है 25 अप्रैल 1809 को किसके बीच में? महाराजा रंजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच में हुआ था। 1798 ईस्वी में अफगानिस्तान के शासक जमान शाह ने पंजाब पर आक्रमण किया। वापस जाते समय उसकी तोपें चिनाब नदी में गिर गई। रंजीत सिंह ने उन्हें निकलवा कर वापस भिजवा दिया। उस सेवा के बदले जमान शाह ने उसे लाहौर पर अधिकार करने की अनुमति दे दी। फिर 1799 से रंजीत सिंह के तत्काल लाहौर पर अधिकार कर लिया तथा उसे अपनी राजधानी बनाया। जमान शाह ने उसे राजा की उपाधि दी और लाहौर पर अपना सूबेदार मान लिया था। उसने 1805 में अमृतसर को भी भंगी मिसल से छीन लिया। तत्पश्चात पंजाब की राजनीतिक राजधानी लाहौर और धार्मिक राजधानी अमृतसर दोनों ही उनके अधीन आ गई। रंजीत सिंह एक योग्य शासक था। उन्होंने कहा था, ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक ही निगाह से देखूं, इसलिए उसने दूसरी आँखों की रोशनी ले ली। ठीक है, रंजीत सिंह का एक ही आँख था, तो उसने बोला था कि ईश्वर की यही इच्छा था कि हम सभी धर्मों को एक ही निगाह से देखूं, इसलिए उसने मेरी दूसरी आँखें ले ली थी। रंजीत सिंह जो सुकुरचुकिया मिसल से था, ठीक ना, टोटल 4 मिसल थे, इसलिए उसने अफगान अमीर शाह शुजा ने रंजीत सिंह को कोहिनूर हीरा प्रदान किया था। ये देखिए, शाह शुजा, कौन? शाह शुजा ने रंजीत सिंह को कोहिनूर हीरा प्रदान किया था। 1839 में रंजीत सिंह की मृत्यु के बाद उनका पुत्र खड़क सिंह सिंहासन पर बैठा। इसे हफीम खाने की आदत थी। क्या खाने की आदत थी? हफीम। इसके शासनकाल में के दौरान शीघ्र ही दरबार में 2 विरोधी दलों संधावालिया सरदार चैत्य सिंह, अतर सिंह, लहना सिंह तथा उनके भतीजे अजीत सिंह और डोगरा बंधुओं ध्यान सिंह, गुलाब सिंह और सुचेत सिंह की प्रतिद्वंदिता के कारण पंजाब में अराजकता फैल गई। चिलियावाला युद्ध 13 जनवरी 1849 को लड़ा गया। इस युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व लॉर्ड गफ ने किया तथा सिख सेना का नेतृत्व शेर सिंह के नेतृत्व में लड़ी गई। यह युद्ध अनिर्णित समाप्त हुआ। इस युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी था। महाराजा दिलीप सिंह सिख साम्राज्य के अंतिम शासक थे। महाराजा दिलीप सिंह, ये भी याद रखना है, महाराजा दिलीप सिंह सिख साम्राज्य के अंतिम शासक थे। उन्होंने 1843 से 1849 ईस्वी तक शासन किया। दिलीप सिंह ने सिख धर्म छोड़कर ईसाई धर्म को अपनाया तथा उन्होंने रूस की यात्रा भी की। इनका निधन अक्टूबर 1893 में पेरिस, फ्रांस में हो गया था। इनकी अंत्येष्टि इंग्लैंड में हुई थी। 1849 में द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध की समाप्ति पर अंग्रेजों द्वारा पंजाब का विलय कर लिया गया था। दिलीप सिंह को पेंशन देकर बाद में ब्रिटेन भेज दिया गया। पंजाब के ब्रिटिश साम्राज्य में विलय के बाद लॉर्ड डलहौजी 1849 में पंजाब पर शासन करने के लिए 3 लोगों की एक परिषद का गठन किया, जिसमें सर हेनरी लॉरेंस को अध्यक्ष बनाया। जॉन लॉरेंस और चार्ल्स ग्रेनविले मानसेले को सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया था। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69 में हुई। इस युद्ध में हैदर
अली विजय हुआ। देखिए आंग्ल मैसूर युद्ध पे पहला में कौन, हैदर अली विजय हुआ। इस दौरान अंग्रेज गवर्नर बेरेल्टस था। युद्ध 4 अप्रैल 1769 को मद्रास की संधि के साथ समाप्त हुई। देखिए मद्रास के संधि प्रथम मैसूर युद्ध मद्रास के संधि से समाप्त हुआ, दूसरा मंगलौर के संधि से और तीसरा श्रीरंगपट्टनम के संधि से। ये याद रखिए तीनों का संधि MMS मद्रास, मंगलौर और श्रीरंगपट्टनम MMS से याद रखिए। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध M से मद्रास, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध M से मंगलौर और तीसरा S से श्रीरंगपट्टनम। देखिए द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 के दौरान हैदर अली के निजाम तथा मराठों के साथ मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध एक मोर्चा बनाया। जुलाई 1780 में हैदर अली ने कर्नाटक पर आक्रमण कर दिया तथा कर्नल वेली के अधीन अंग्रेजी सेना को हराकर अकाट पर अधिकार कर लिया। इसी दौरान टीपू ने हेक्टर मुनरो की सेना को पोलीकुल नामक स्थान पर हरा दिया। 1781 में हैदर अली का सामना अंग्रेज जनरल आयरकूट से होता है, जिसने पोर्टो नोवो, पोलीलूर, सोलिंगूर में हैदर अली को परास्त किया। और दिसंबर 1782 में हैदर अली की मृत्यु के बाद टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष जारी रखा और अंततः मंगलौर की संधि बताए थे अभी ऊपर, मंगलौर की संधि से द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध का समापन हुआ। टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टनम को अपनी राजधानी बनाया एवं यहाँ जैकोबियन क्लब, ये तो याद ही रखना है, जैकोबियन क्लब की स्थापना की। पूछा जाता है कि जैकोबियन क्लब की स्थापना किसने किया था, तो श्रीरंगपट्टनम में जैकोबियन क्लब की स्थापना टीपू सुल्तान ने किया था और इसका सदस्य बना। साथ ही उसने अपनी राजधानी में फ्रांस और मैसूर के मैत्री का प्रतीक स्वतंत्रता का बीज, देखिए ये भी पूछता है कि स्वतंत्रता का वृक्ष कौन लगाया था, तो टीपू सुल्तान। स्वतंत्रता का वृक्ष कौन लगाया था, टीपू सुल्तान ने अपनी समकालीन विदेशी राज्यों से मैत्री संबंध बनाने तथा अंग्रेजों के विरुद्ध उनकी सहायता प्राप्त करने के लिए ईरान, कस्तूनतुनिया जो अभी इस्तांबुल है, अफगानिस्तान, फ्रांस आदि को दूत मंडल भेजे और आधुनिक रीति पर दूतावासियों की स्थापना की। अब देखिए तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में का अवसान श्रीरंगपट्टनम की संधि के द्वारा हुआ। देखिए बताए थे कि तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध की समाप्ति श्रीरंगपट्टनम के संधि से होता है। इस संधि में अंग्रेजों की ओर से कॉर्नवालिस तथा मैसूर से टीपू सुल्तान शामिल थे। टीपू सुल्तान चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान अंग्रेजों से लड़ते हुए मारे गए। देखिए पहला आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ, हैदर अली लड़ा और समाप्त किस चीज़ से हुआ, मद्रास के संधि। द्वितीय मंगलौर के संधि, तृतीय श्रीरंगपट्टनम के संधि और चौथा जो हुआ था उसमें टीपू सुल्तान मारा गया था, लड़ते हुए मारे गए। इसके कुल सदस्यों को बेल्लौर में कैद कर लिया गया। इस युद्ध के समय अंग्रेजी सेना को बेलेजली और स्टुअर्ट में अपना नेतृत्व प्रदान किया। मैसूर को जीतने की खुशी में आयरलैंड के लॉर्ड समाज ने बेलेजली को मार्क्सिस की उपाधि दी थी। बेलेजली, इसी में बोला था बेलेजली ने, क्या बोला था, अब पूरब की धरती मेरे कब्जे में। युद्ध के बाद अंग्रेजों ने मैसूर पर गद्दी पुनः आडेर वंश के एक बालक कृष्णराज को बिठा दिया तथा कनारा, कोयम्बटूर, श्रीरंगपट्टनम को अपने राज्य में मिला लिया। ठीक है ना। बेगम समरू ने अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण मेरठ में सरधना में करवाया। बेगम समरू के पति एक यूरोपीय वाल्टर रेनहार्ट सांब्रे थे। इन्होंने कई रियासतों को सैन्य सेवाएं प्रदान की थी। सांब्रे को बंगाल के नवाब नजब खां ने सहारनपुर में रुहेला सरदार जवाद खां को हराने के प्रमुख भूमिका के कारण सरधना की जागीर प्रदान की थी।
अपने पति की मृत्यु के बाद बेगम समरू सरधना की शासक बनी थी। रंजीत सिंह के राज्य में सम्मिलित था कौन? श्रीनगर। राजा रंजीत सिंह के सम्मिलित था। रंजीत सिंह 1780 में शुक्रचुकिया मिसल के मुखिया महासिंह के घर में जन्म हुआ था उनका। रंजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच 25 अप्रैल 1809 में अमृतसर की संधि 25 अप्रैल 1809 में अमृतसर की संधि का तत्कालिक प्रभाव यह हुआ कि रंजीत सिंह सतलज पार के सिख राजाओं के ऊपर प्रभुत्व जमाने का स्वप्न टूट गया। परंतु दूसरी ओर जैसा कनिंघम ने कहा है कि रंजीत सिंह को पश्चिमी दिशा में प्रसार करने की खुली छूट मिल गई। उसने 1818 में मुल्तान, 1819 में कश्मीर और 1834 में पेशावर पर जीत लिया। इस प्रकार प्रश्नगत विकल्पों में श्रीनगर रंजीत सिंह के राज्य में सम्मिलित था। देखिए अब ये सब जो है ना, ये पेशावर और ये मुल्तान, ये सब अभी वास्तव अभी पाकिस्तान का हिस्सा है। तो श्रीनगर क्या है? रंजीत सिंह के कब्जे में था। रंजीत सिंह किस मिसल से थे? तो शुक्रचुकिया मिसल अभी बताए थे। महासिंह के घर में जन्म हुआ था उनका। महाराजा रंजीत सिंह के राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो लाहौर थी। और बाद में वो पंजाब को भी जीत लेता है और अमृतसर को भी राजधानी बनाता है। लेकिन स्टार्टिंग में उसकी राजधानी लाहौर थी, प्रशासनिक राजधानी लाहौर थी और बोलता है धार्मिक राजधानी अमृतसर भी था। अफगानिस्तान के शासक जमान शाह पंजाब पर आक्रमण किया। वापस आते समय तोपें चिनाब नदी में गिर गई थी। रंजीत सिंह उसे निकलवा के वापस भेज दिया था। सेवा के बदले उसने लाहौर पर अधिकार करने की अनुमति दे दी। रंजीत सिंह ने तत्काल लाहौर को अपना अधिकार कर लिया, उसे ही अपना राजधानी बनाया था। रंजीत सिंह ने किस स्थान पर अदालत ए आला की स्थापना की थी? तो लाहौर में ही, जहाँ पे राजधानी रहेगा वहीं। रंजीत सिंह की न्याय व्यवस्था बहुत कठोर थी। राज्य की सर्वोच्च अदालत के नाम अदालत ए आला था। यह अदालत लाहौर में स्थित थी। रंजीत सिंह स्वयं इसके प्रधान न्यायाधीश थे। रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा कौन दिया था? शाह सूजा दिया था, अभी पढ़े थे ऊपर हम लोग। पंजाब अहमद शाह अब्दाली के साम्राज्य का भाग था, परंतु 1773 ईस्वी में उसकी मृत्यु के पश्चात मुल्तान, कश्मीर इत्यादि छोटे छोटे भागों में छोड़कर शेष पर सिख मिसलों का अधिकार हो गया। उधर अफगानों के आंतरिक झगड़ों के कारण रंजीत सिंह को अपनी स्थिति दृढ़ करने का अवसर मिल गया। 1800 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली का पौत्र शाह शुजा काबुल की गद्दी पर बैठा, परंतु इसका भाई शाह मुहम्मद ने शक्तिशाली बरकजई सरदारों फतवा खां दोस्त मोहम्मद की सहायता से उसे 1809 ईस्वी में विस्थापित कर दिया तथा स्वयं कश्मीर और पेशावर पर अधिकार कर लिया। इसी अवसर पर शाह शुजा ने काबुल का राज्य प्राप्त करने के लिए रंजीत सिंह से सहायता मांगी और उन्हें कोहिनूर हीरा भेंट किया था। कौन? शाह शुजा। ठीक है। निम्नलिखित में से किसने ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सभी धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए उसने दूसरी आँख की रोशनी ले ली? ऐसा बोले थे महाराजा रंजीत सिंह ने। 1780 से बोल ही दिया बहुत बार। शुक्रचुकिया मिसल में महासिंह के घर में 12 वर्ष के ही थे तो उनके पिता का स्वर्गवास हो गया। 1792-97 तक प्रतिशासन परिषद, जिसमें उसकी माता सास दीवान ये थे, शासन कार्य चलाया। फिर 1797 में उन्होंने समस्त कार्यभार स्वयं संभाल ली थी। रंजीत सिंह ने लाहौर पर 1799 ईस्वी में, अमृतसर पर 1805 ईस्वी में, फरीदकोट, मालेर, कोटला और अम्बाला पर 1808 ईस्वी में विजय प्राप्त की। रंजीत सिंह एक योग्य शासक थे। उन्होंने कहा था ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सभी धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए दूसरे आँख की रोशनी ले ली। रंजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन थे? तो खड़ग सिंह। पढ़े थे भी, रंजीत सिंह के उत्तराधिकारी खड़ग सिंह था।
1839 में रंजीत सिंह की मृत्यु होती है। उसके बाद उनके पुत्र खड़क सिंह सिंहासन पर बैठते हैं। सिख राज्य का अंतिम राजा दिलीप था, अभी देखे थे उधर। दिलीप को फिर पढ़ने भेज देता है पेंशन दे के अंग्रेज 1849 में। 1849 में कौन था गवर्नर, कमेंट करके बताओ जल्दी। भारत का उस समय कौन था गवर्नर जनरल, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ बताओ बताओ। उस समय था, कमेंट करो। डलहौजी था। पंजाब के पूर्व महाराजा दिलीप सिंह के विषय में निम्नलिखित में से कौन एक कथन सत्य है? ठीक है, तो 23 अक्टूबर 1893 को उसका निधन पेरिस में हुआ था। महाराजा दिलीप, हाँ, पेरिस में ही हुआ था। नासिक में उनकी अंत्येष्टि हुई नहीं, वहाँ कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था। उन्होंने कभी भी सिख धर्म नहीं छोड़ा, छोड़ा था सिख धर्म छोड़ के उन्होंने क्या ईसाई धर्म अपना लिए थे। वो कभी भी रूस नहीं गए थे। हाँ गए थे, रूस भी गए थे, अभी पढ़े थे हम लोग ऊपर में। उनका अंत्येष्टि पेरिस में मृत्यु हुआ, अंत्येष्टि उनका हुआ था शायद इंग्लैंड में। और धर्म, सिख धर्म को छोड़ के उसने ईसाई धर्म अपना लिया था ये दिलीप सिंह, और रूस भी गए थे वो। देखिए, धर्म, ईसाई धर्म अपना लिए थे, रूस की यात्रा भी की थी, अंत्येष्टि इंग्लैंड में हुई थी। सारी बातें सही मैंने बोला। ठीक है, आगे चलते हैं। सिख साम्राज्य का अंतिम शासक, तो दिलीप सिंह अभी देखे हम लोग। पेंशन देकर ब्रिटेन भेज दिया गया था बाद में। देखें, पंजाब के विलय के पश्चात पंजाब पर शासन करने के लिए निम्नलिखित में कौन 3 की परिषद सदस्य थी? हाँ, सर हेनरी इलियट था, और रॉबर्ट नहीं था ना, तो ये था सन हेनरी लॉरेंस था, और जॉन लॉरेंस था, और ये दोनों नहीं थे, यानी ऑप्शन ए और डी सही हो जाएगा। ये दोनों थे, ये दोनों थे, सर हेनरी लॉरेंस और जॉन लॉरेंस, ये दोनों था 3 परिषद में। देखिए, डलहौजी ने 1849 में पंजाब के लिए 3 लोग गठित किया था। हेनरी लॉरेंस था, जॉन लॉरेंस था, और चार्ल्स ग्रेनविल थे। ये तीनों सदस्य थे। ठीक है, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में कौन विजय हुआ था? तो ये तो इसमें हैदर अली विजय हुए थे प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में। और कौन सा संधि हुआ था प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में? बताए थे एमएमएस मद्रास की संधि हैदर अली के मध्य हुआ था। निजाम मराठा हैदर अली भी त्रिकूट संधि में सम्मिलित हुए थे। हैदर ने अपनी कूटनीतिक साजिश के त्रिकूट को भंग करने का प्रयास किया। इसने मराठों ने धन देकर निजाम प्रदेश को प्रलोभन देकर अपनी ओर मिला लिया। कर्नाटक पर आक्रमण किया। अंग्रेजों के प्रारंभिक सफलता के कारण निजाम पुनः अंग्रेजों की ओर चला गया। हैदर अली ने उत्साहपूर्वक लड़ते हुए 1768 में मंगलौर पर अधिकार कर लिया। मार्च 1769 में उसकी सेनाएं मद्रास तक जा पहुंची। अंग्रेजों ने विशालता में हैदर अली की शर्तों पर 4 अप्रैल 1769 में मद्रास की संधि हुई थी, पहला युद्ध में। ठीक ना, पहला में मद्रास, दूसरा में मंगलौर, तीसरा में श्रीरंगपट्टनम। एमएमएस याद रखना यार। निम्नलिखित में से कौन 1755 में डिंडीगुल मैसूर में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की थी? तो हैदर अली ने किया था 1755 में। डिंडीगुल मैसूर में, डिंडीगुल मैसूर में 1755 में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना हैदर अली ने किया था। देखिए, वेंकट राय के नेतृत्व में मैसूर सेना ने डिंडीगुल पर विजय प्राप्त की। 1765 में मैसूर के महाराजा ने स्थिति को संभालने के लिए हैदर अली को डिंडीगुल भेजा। 1755 में हैदर अली ने डिंडीगुल पर कब्जा कर लिया और इस किले को एक सैन्य चौकी में बदल दिया। बाद में हैदर अली मैसूर का वास्तविक शासक बन गया और 1777 में उन्हें पुरसीन, मीर साहेब और डिंडीगुल का गवर्नर नियुक्त किया गया। ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टो नोवो के युद्ध में हराया था, बताओ बताओ। आयरकुट, आयरकुट ही हराया था।
1781 में हैदर अली का सामना अंग्रेज के आयरकुट से हुआ, जिसने पोर्टो नोवो के युद्ध में 1 जुलाई 1781 में हैदर अली को पराजित किया था। टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी कहाँ बनाया था? श्रीरंगपट्टनम में। श्रीरंगपट्टनम में अपना राजधानी बनाया था। जैकोबियन क्लब की स्थापना किया था, है ना। निम्नलिखित में से शासकों में से कौन था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किया था? टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान ने आधुनिक पद्धति से दूतावास शुरू किया था। टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को 1780 में हराया था, ठीक है, पोलीलूर में। 1780 में पोलीलूर में हराया था, ब्रिटिश सेना को पोलीलूर में हराया था। देखिए, हैदर अली एवं टीपू सुल्तान ने मराठों तथा निजाम के साथ एक समझौता कर लिया तथा फ्रांसीसी सहायता का वचन ले लिया था तथा कर्नाटक पर जुलाई 1780 में आक्रमण करके अकाट पर अधिकार कर लिया। तत्पश्चात टीपू ने हेक्टर मुनरो की सेना को पोलीलूर में हराया था। किसी सेना को? हेक्टर मुनरो को। यह कब की बात है? ये द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की बात है, ठीक है ना, उसी टाइम का बात है ये। अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? किसके साथ? टीपू सुल्तान के साथ। श्रीरंगपट्टनम तृतीय युद्ध है। तृतीय युद्ध में श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी, बताए थे MMS, ये S है श्रीरंगपट्टनम, तो तृतीय में, और चौथा में तो बेचारा मर ही गया था। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में अब अवसान श्रीरंगपट्टनम की संधि से 1792 में हुआ था। संधि में अंग्रेजों की ओर से कॉर्नवालिस तथा मैसूर से टीपू सुल्तान थे। इसके अनुसार टीपू को अपने राज्य का लगभग आधा भाग अंग्रेजों को तथा उनके साथियों को देना पड़ा। साथ ही युद्ध में हार जाने के रूप में टीपू को 3 करोड़ रुपए भी देने पड़े थे, अंग्रेजों को देना था। श्रीरंगपट्टनम की संधि में यह शामिल था कि जब तक टीपू 3 करोड़ रुपए नहीं देगा तब तक उनके 2 पुत्र अंग्रेजों के कब्जे में रहेंगे। कॉर्नवालिस ने इस संधि के बाद यह टिप्पणी की कि हमने शत्रुओं को प्रभावशाली ढंग से पंगु बना दिया तथा साथियों को भी शक्तिशाली नहीं बनने दिया। वो बोला था कि हम इस युद्ध के बाद अपने शत्रु को तो पंगु बना दिए। पंगु मतलब कि जिसको हम बोलते हैं जिसका हाथ पैर कुछ ना हो, एकदम लाचार, तो बोला, तो यही कॉर्नवालिस बोला था कि इस युद्ध में हम शत्रु को तो पंगु बना ही दिए, लेकिन हम अपने दोस्त को, जो उनका मित्र था, उसको भी शक्तिशाली नहीं बनने दिया। समझ गया? यानी अपने मित्र को भी शक्तिशाली नहीं बनने दिया और शत्रु को तो लाचार ही कर दिया। टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मारे गए? तो ये लास्ट में, यानी 1799 में चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में माना गया और इस पे सहायक संधि थोप दी गई थी, ठीक ना। लड़ते हुए मारा गया था 1799 में। निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित है? तो चतुर्थ आंग्ल मैसूर टीपू से पड़ा था, युद्ध के बाद दिग्बंध हुआ, यही सही बात है डी में। प्रथम में क्या हुआ था? अंग्रेज गवर्नर बेरेल्ट था और मद्रास की संधि द्वारा समाप्त हुई और जीत हुआ था हैदर अली का। द्वितीय आंग्लो मैसूर युद्ध 1780-84 था। इस दौरान अंग्रेज गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स था। इस युद्ध 1784 की मंगलौर की संधि द्वारा समाप्त हुआ था, तो बताए के थे MMS। तृतीय आंग्लो मैसूर युद्ध 92 तक। इस दौरान अंग्रेज गवर्नर कॉर्नवालिस था। अंग्रेजों के विरुद्ध सहायता के लिए टीपू सुल्तान ने तुर्की से सहायता प्राप्त करने का प्रयत्न किया था, लेकिन 1784-85 में उसकी एक दूत कस्तूनतुनिया भेजा। फिर 1787 में ईस्वी में टीपू ने एक दूतमंडल फ्रांस भी भेजा। यह 1792 ईस्वी श्रीरंगपट्टनम की संधि से समाप्त हुआ। इसमें टीपू सुल्तान की हार हो जाती है और इसे एक संधि करना पड़ता था। चतुर्थ आंग्ल मैसूर 1799 में हुई। इस दौरान अंग्रेज गवर्नर लॉर्ड बेलेजली था और बेलेजली ही सहायक संधि, जब ये मर जाता है टीपू सुल्तान तो इस पर सहायक संधि थोप दी जाती है, ठीक ना। देखिए मिलाइए, इलाहाबाद की संधि 1765 ईस्वी में हुआ था।
इलाहाबाद की संधि किसके किसके, इलाहाबाद की संधि कब हुआ था? अब जल्दी फटाक से कमेंट बॉक्स में आंसर दो कि किस युद्ध के बाद इलाहाबाद की संधि हुई थी। ये मैं नहीं बता रहा, ये कमेंट बॉक्स में बताना है कि इलाहाबाद की संधि किस युद्ध के बाद हुआ था 1765 में। चलो हिंट मैं दे देता हूँ कि त्रिगुट के सेना को हराया गया था। चलो त्रिगुट के सेना को हराया गया था। अब बताओ जल्दी, इलाहाबाद की संधि 1765 में, ठीक। अब मंगलौर की संधि 1784 में, और सालवाई की संधि 1782 में हुआ था, और मद्रास की संधि 1769 ईस्वी में हुआ था। मंगलौर की संधि पहला में, दूसरा में, और मद्रास की संधि तीसरा में, और सालवाई की संधि दूसरे युद्ध में हुआ था। ठीक है, बताओ भाई इलाहाबाद की संधि, जल्दी बताओ। चलो इलाहाबाद की संधि अंग्रेजों मुगल सम्राट शाह आलम 1765 में था, बताए थे। बक्सर के युद्ध के बाद त्रिगुट के सेना जो हराता है। मंगलौर की संधि द्वितीय आंग्ल युद्ध में बताया था एमएमएस के द्वारा 1784 में। फिर सालवाई की संधि आंग्ल मराठा युद्ध के समय हुआ था 1785 में, ठीक ना, 1775 में, सॉरी। मद्रास की संधि प्रथम में हुआ था 1767-69 में, हैदर अली और अंग्रेजों के बीच। इसमें हैदर अली की जीत होती है। बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण करवाया था, कहाँ? सरधना में। सरधना में बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण सरधना में करवाया था। लिखित कथनों पर विचार कीजिए। बोला है कि अलीवर्दी खान ने बंगाल में राजस्व कृषि पद्धति प्रारंभ की थी। सही नहीं है, पूछ रहा है। अच्छा, महाराजा रंजीत सिंह ने लाहौर में तोपों के निर्माण के लिए आधुनिक ढलाई खाने स्थापित किए थे, तो ये सही है। आमेर में सवाई जय सिंह ने यूक्लिड के रेखा गणित के तत्वों के संस्कृत में अनुवाद करवाया, ये भी सही है। मैसूर में टीपू सुल्तान ने श्रृंगेरी मंदिर में देवी शारदा की मूर्ति बनवाया था, ये भी सही, यानी पहला गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा कि राजा रंजीत सिंह ने तोपखाने पर अधिक बल दिया था। लाहौर तथा अमृतसर में तोपें, गोला बारूद आदि बनाने के कारखाने लगाए। आमेर के सवाई जय सिंह ने यूक्लिड के रेखा गणित के तत्वों का संस्कृत में अनुवाद करवाया था। रेखा गणित, जिसको हम क्या बोलते हैं अभी, रेखा गणित। सवाई जय सिंह ने जयपुर, दिल्ली, बनारस आदि नगरों में 5 वेधशालाएं भी बनवाए। टीपू सुल्तान ने श्रृंगेरी मंदिर में शारदा देवी की मूर्ति के निर्माण के लिए धन दिया था, जबकि बंगाल में राजस्व कृषि पद्धति प्रारंभ करने का श्रेय अली मर्दान खान को नहीं बल्कि मुर्शीद खान को दिया जाता है। ठीक है, देखिए पानीपत के तृतीय युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया था। नहीं, देखिए इब्राहिम लोदी, थोड़ा डिटेल में बता देते हैं कि इब्राहिम लोदी को पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर हराया था, इब्राहिम लोदी को। पानीपत के तृतीय युद्ध में अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुआ था 1761 ईस्वी में। पानीपत का युद्ध हुआ था, तृतीय युद्ध 1761 में। एक तरफ अहमद शाह अब्दाली था, दूसरा तरफ मराठा था। कौन था? मराठा, ठीक ना। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई, नहीं, ये भी गलत है। चतुर्थ आंग्ल में हुआ था। चौथा अभी देखे थे ना, बेलेजली सहायक संधि थोप दिया था 1799 में, ठीक। प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की पराजय के लिए मीर जाफर ने अंग्रेजों से मिलकर षड्यंत्र रचा था, तो ये सही बात है, ये सही बात है। प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला के पराजय के लिए मीर जाफर ही था ना, सिराजुद्दौला का ये सेनापति था, और अंग्रेजों से मिलकर षड्यंत्र रहता है, और इस तरह से सिराजुद्दौला की हार हो जाती है प्लासी के युद्ध में, ठीक ना। बाकी ऊपर के दो गलत है, क्यों गलत है वो भी बता ही दिए हैं। चलते हैं आगे, इसका डिटेल क्यों बताएं, पहले ही बता चुके हैं। ठीक है, अब गवर्नर जनरल एवं वायसराय कल के वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, ठीक है।
तो जितना चीज़ हम क्वेश्चन में पूछे थे उन सब का आंसर कमेंट में ज़रूर दीजिएगा, और सेशन कैसा लगा ये भी बताइएगा, और कम से कम 1-2 ग्रुप में तो शेयर सब लोग कीजिएगा और आगे से, ताकि ये वीडियो हम ला सकें। ठीक है, धन्यवाद।